दोनों व्यक्ति अचंभित थे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति उन पर अचानक हमला कर देगा, जबकि वो किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा था। शानवेगुआन बिंगजू के चेहरे पर यह सब देखकर थोड़ा सा बदलाव आया। बिना देर किए उसने दोनों हाथ हिलाए और बर्फ की दो पतली दीवारें उन दोनों आदमियों के सामने आ गईं। टकराना टकराना। बर्फ की दो पतली दीवारें हवाई तोप के बल से कुचल दी गई, लेकिन वे चुपके से किए गए हमले को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से शानवेगुआन बिंगजू ने उन दो बर्फ की दीवारों को बनाने के लिए बहुत सारा मैना खर्च किया था। आखिरकार उसका आइस मेकर कौशल एक फर्स्ट ऑर्डर कौशल था और उसका उस पर सही नियंत्रण नहीं था। हे, कियाओ लांग हंसा और हमलों की कमी का अवसर लेते हुए आगे बढ़ा। लानत है कमीने। चेन हे शर्मिंदगी से लाल हो गया और खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अगर शानवेगुआन बिंगजू नहीं होता तो वो पिछले हमले में गंभीर रूप से घायल हो सकता था या मर भी सकता था, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी वजह से उसे आने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ा। तीव्र और कुशल चाल के साथ चेन हे ने अपनी पीठ पर रखे तरकश से 3 तीर निकाले और उग्र क्रोध के साथ तीनों तीरों को कियाओ लॉन्ग की ओर चलाया। क्या तुम अभी भी नरम बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम बकवास हो। कियाओ लॉन्ग ने चेन हे को देखा और उपहास किया। एक जोरदार मुक्का से उसके अंगों पर निशाना साधे गए 3 तीर आसानी से फट गए। शानवेगुआन बिंगजू ने 20 बर्फ की गोलियां बनाई और उन्हें एक ही समय में आगे की ओर दागा। उसे अब अपने दुश्मन की जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि कई हमले सिर और दिल जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए थे। कियाओ लांग ने भी दुश्मन के हमलों के पैटर्न में बदलाव देखा और तुरंत महसूस किया कि उसकी निराशा के लिए वो वास्तव में उससे कमजोर था। कोई और विकल्प न होने के कारण उसे अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि शानवेगुआन बिंगजू ने सोचा कि कियाओ लांग उसकी ओर हमला करना जारी रखेगा, उसने अचानक अपना शरीर घुमाया और चेन हे की ओर हमला किया, जो अभी भी इस बात से हैरान था कि उसके हमले को कितनी आसानी से कुचल दिया गया था। चेन हे, सावधान! शानवेगुआन बिंगजू ने चिल्लाते हुए कहा। उसने उसके सामने बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी। हा, तुम गिर गई छोटी सुंदरी। कियाओ लॉन्ग एक पागल की तरह जोर से हंसा, जिसकी योजना सफल हो गई। उसके पैरों के नीचे हवा का एक बवंडर दिखाई दिया और उसकी गति नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सभी की अचंभित निगाहों के सामने कियाओ लॉन्ग एक बार फिर शानवेगुआन बिंगजू की ओर दौड़ी। हालांकि इस बार उसके पास और हमले करने का समय नहीं था, क्योंकि वो अभी जो कुछ हुआ था उससे अभी भी स्तब्ध थी। शक्तिहीन, वो केवल देख सकती थी कि उसका हाथ उसे पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कमीने बच्चे? बगल से एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद जोरदार दबाव पड़ा। कियाओ लॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने सिर से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा देखा। अगर वो वारोस तक पहुंचता तो गंभीर रूप से घायल होने की बात तो भूल ही जाइए, उसका सिर निस्संदेह कई 100 टुकड़ों में फट जाएगा। oceanofpdf.com अध्याय 38 बिना पछतावे के हत्या, भाग 1। आश्चर्य की बात यह है कि पीछे हटने के बजाय कियाओ लांग ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी आगे कर दी। धमाका! एक शक्तिशाली हवाई तोप ने विशाल हथौड़े से टकराकर हमला रोक दिया और कियाओ लॉन्ग को पीछे हटने और दिशा बदलने का समय दिया। उसी समय लियांग पेंग के समय पर हस्तक्षेप ने शानवेगुआन बिंगजू को आवश्यक समय खरीदने में मदद की। बचे हुए लोगों की भीड़ के बीच बाई ज़ैमिन सब कुछ शांत भाव से देख रहा था। क्या आश्चर्य है! लिलित की आवाज उसके बगल में सुनाई दी। सोचना कि उस इंसान के पास वास्तव में आपके रक्त हेरफेर जितना मजबूत कौशल है। नहीं, उसका कौशल कमजोर है। बाई ज़ैमिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए जवाब दिया। अच्छा, ये सच है कि उन्नत चरणों में आपका कौशल अधिक मजबूत है, लेकिन आप कैसे जानते हैं? लिलित ने अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा में। प्रवृत्ति। बाई ज़ैमिन ने हल्के से मुस्कुराया। वाह! लिलित ने अपनी आंखें घुमाई। कियाओ लांग वाकई बहुत ताकतवर था। हालांकि शानवेगुआन बिंगजू जितना नहीं, लेकिन वो शक्तिशाली था। उसका हुनर बाई ज़ैमिन ने पहले ही खोज लिया था और वाकई बहुत ताकतवर था। हालांकि ये शुरुआती चरणों में मजबूत था। बाई ज़ैमिन जानता था कि उसका रक्त हेरफेर कौशल भविष्य में बेहद भयानक होने वाला था। दूसरी ओर कियाओ लांग का हुनर तुलना में और भी ज्यादा महत्वहीन होता जाएगा। तुम जाकर उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? लिलित थोड़ा ऊब रही थी और जाहिर तौर पर थोड़ा खून देखना चाहती थी। हालांकि मुझे पता है कि मैं मजबूत हूं, लेकिन ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ मेरी लड़ाई में मैं बच गया और विजयी हुआ। इसका कारण मेरी बुद्धि थी, न कि मेरी ताकत, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कमजोर था। बाई ज़ैमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके अंदर एक अजीब सी चमक चमक उठी। अब हम सभी एक ही समूह में हैं, लेकिन भविष्य में यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लिलित की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उसे स्पष्ट आश्चर्य से देखा और विस्मय से पूछा, क्या आप उनमें से प्रत्येक की ताकत और कमजोरियों का अध्ययन कर रहे हैं? बाई ज़ैमिन मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने शानवेगुआन बिंगजू, चेन हे और लियांग पेंग की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। जाने कि आप क्या करने में सक्षम हैं, अपने दुश्मन के बारे में जानें, योजना बनाएं, और आप हर लड़ाई में अजेय बनकर उभरेंगे। यह एक कहावत थी जिसे बाई ज़ैमिन बचपन से ही पसंद करते थे।
हालांकि वो और वे वर्तमान में सहयोगी थे, बाई जैमिन को पहले ही एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हत्या का प्रयास झेलना पड़ा था जिसे वह जानता भी नहीं था। बाई जैमिन को अपने जीवन में कभी भी पीठ में छुरा घोंपने की इच्छा नहीं थी। अतीत में एक बार ही काफी था। पछताने से अच्छा है कि सावधान रहें, उसने खुद से फुसफुसाया। जब उसने बाई जैमिन को ऐसे काम करते देखा जैसे वो कोई कंप्यूटर हो, तो लिलित अपनी खुशी के बीच थोड़ी दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। वो खुश थी कि वो ऐसा सोचता था क्योंकि उसका बचना बहुत आसान होगा और उसके मरने की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि उसे दया भी आई क्योंकि वो बहुत तेजी से बदल रहा था। उस युवक की तुलना में जिसे उसने पहली बार देखा था, वो युवक जो अपनी पहली ज़ोंबी को देखकर डर गया था और यहाँ तक कि लेवल 5 बिग बी को देखकर चिल्लाया था, वर्तमान में वो बहुत अधिक ठंडा और निर्दयी था। उसने कौन सा हुनर हासिल किया? लिलित ये जानने की कोशिश में पागल हो रही थी, लेकिन उसे वो जवाब नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी। उसके लिए सिर्फ 6 दिनों में इतना कुछ बदल पाना नामुमकिन था, इसलिए उसने जरूर कोई शक्तिशाली निष्क्रिय कौशल हासिल किया होगा, लेकिन उसके परिणामस्वरूप उसके दुष्प्रभाव भी हुए होंगे। लिलित ने जटिल भावनाओं के साथ उसकी ओर देखा, जबकि बाई जेमिन ने प्रत्येक विकसित की गतिविधियों का विश्लेषण किया। लड़ाई जारी रही। शांगगुआन बिंगजू स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन कियाओ लांग अत्यंत चालाक थी और उसने चेन हे की सुरक्षा का उपयोग करके उसे बर्फ के हमलों को रोकने और रक्षात्मक दीवारें खड़ी करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण उसे बड़ी मात्रा में मैना खर्च करना पड़ा। कियाओ लॉन्ग को स्वाभाविक रूप से पता था कि वे दोनों बचपन से ही दोस्त थे। आखिरकार शगुआन बिंगजू और चेन हे दोनों ही सर्वनाश से पहले जाने माने किरदार थे, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। चेन हे ताकतवर था, लेकिन उसकी खूबी दूर से हमला करने की थी। हालांकि जब भी वो दूर जाना चाहता था, कियाओ लॉन्ग उससे ज्यादा तेज गति से उसके सामने आ जाता था, इसलिए वो पूरी तरह से दबा हुआ था। जहां तक लियांग पेंग की बात है, हालांकि उसके पास कियाओ लॉन्ग की जान को खतरे में डालने की शक्ति थी, लेकिन उसकी चपलता उसे पकड़ने के लिए बहुत कम थी। इसलिए लियांग पेंग शांगगुआन बिंगजू के पास खड़ा रहा और कियाओ लॉन्ग को उसके करीब आने का मौका नहीं दिया। बाई जैमिन, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रहे हो? शांगगुआन बिंगजू अंततः निराश होने से खुद को नहीं रोक सका और पीछे देखते हुए जोर से चिल्लाया। वो वास्तव में कियाओ लॉन्ग को मारना चाहती थी, लेकिन वो एक फिसलन भरे तिलचिट्टे की तरह इधर उधर भाग रहा था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसने चेन हे की रक्षा करते हुए अपना लगभग सारा मन खर्च कर दिया था और इस समय उसका मूड बेहद खराब हो गया था। शांगगुआन बिंगजू के शब्दों को सुनकर कियाओ लॉन्ग का चेहरा बदल गया और वह अपने पैरों के नीचे 2 हवाई तोपों का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से पीछे हट गया। वर्तमान में वो पहले से ही भारी संकट में है। यदि कोई और संकट सामने आता है तो संभवतः उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जरूर, मुझे लगा कि तुम इसे खुद ही करना चाहती हो। बाई जैमिन सहज कदमों से बाहर चला गया और उसने कियाओ लॉन्ग को एक मुस्कान के साथ देखा जो कि मुस्कान नहीं थी। यह आप है। जब कियाओ लॉन्ग ने उसे देखा तो उसकी पुतलियां सुई के आकार की हो गई और वो बिना कुछ किए नहीं रह सका। वास्तव में वो इस हद तक चौंक गया कि वो बिना कुछ किए नहीं रह सका और चिल्ला पड़ा। हालांकि उस रात अंधेरा था और कियाओ लांग बाई जेमिन की शक्ल नहीं पहचान पाया था, लेकिन काला कोट और उसके हाथ में तलवार ऐसी चीजें थी जिन्हें कियाओ लांग कभी नहीं भूलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खुशी है कि तुम मुझे याद करते हो। बाई जेमिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे किसी पुराने दोस्त का अभिवादन कर रहा हो। चूंकि कियाओ लॉन्ग मूर्ख नहीं बन रहा था, इसलिए उसके लिए झाड़ झंखाड़ में उलझना आसान नहीं था। तुम इस बदमाश को जानते हो? शांगगुआन बिंगजू ने बाई जेमिन को सावधानी से देखा और उससे दूर चली गई। बाई जेमिन ने उसकी ओर देखा और जवाब देने के बजाय पूछा, 3 दिन पहले उस तूफानी रात में उन ज़ॉम्बी ने मुझे घेर लिया था। इसका कारण वह था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जानता हूं या नहीं? पहले तो वह हैरान रह गई, हालांकि जल्द ही उसने राहत की सांस ली। चूंकि कियाओ लांग ने उसे मारने की योजना बनाई थी, इसका मतलब था कि वे दोस्त नहीं थे। अगर बाई जेमिन और कियाओ लांग दोस्त होते और सेना में शामिल हो जाते तो चीजें मुश्किल हो जाती। टकराना। कियाओ लॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया और बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के वह भागने के लिए मुड़ा। हवाई तोपों की वजह से उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी फट गई और वो तेजी से भाग गया। कियाओ लॉन्ग के समूह के लोग इस हद तक हैरान थे कि वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वह, जो बहुत घमंडी था और खुद को राजा कहने वाला, वास्तव में काय मुर्गे की तरह भाग रहा था। लेकिन बाई जेमिन उसे अपनी मर्जी से आने जाने की अनुमति कैसे दे सकता था? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? अचानक कियाओ लॉन्ग के कदम अचानक रुक गए। एक पल बाद उसने मुंह में ताजा खून थूका और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना पेट पकड़कर धीरे से गुर्राया। बाई जेमिन ने बिना किसी जल्दबाजी के कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए इस पर काम किया। इस समय उसे अपने मुख्य कौशल का थोड़ा सा प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी यह असंभव था कि कोई भी इतने कम परीक्षण से इसे पहचान पाएगा। कियाओ लॉन्ग के पास पहुंचकर बाई जेमिन नीचे बैठ गया और अपने स्वस्थ हाथ से उसके बालों को पकड़ लिया, उसके सिर को ऊपर उठाया और उसे सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। उफ! कियाओ लॉन्ग दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका।
हालांकि जब उसने बाई जैमिन की आंखों में देखा तो वो इतना चौंक गया कि एक पल के लिए वो अपना दर्द भूल गया। शानवेगुआन बिंगजू की आंखें स्वभाव से ही ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी जिंदगी ऐसी ही जमी हुई नजर रही हो, जिसमें कोई भावना का संकेत न हो। लेकिन बाई जैमिन की नजर से निकलने वाली ठंडक क्रूरता से भरी हुई थी, जो उसके अस्तित्व के हर रेशे से निकलती हुई लग रही थी। एक छोटी चिड़िया ने मुझे बताया कि तुम्हें ज़ॉम्बी के साथ खेलना पसंद है, दिलचस्प लगता है। oceanofpdf.com अध्याय 39 बिना पछतावे के हत्या भाग 2 अंतिम। एक छोटी चिड़िया ने मुझे बताया कि तुम्हें ज़ॉम्बी के साथ खेलना पसंद है, दिलचस्प लगता है। बाई जेमिन के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर इमारत के अंदर मौजूद लोगों की भीड़, जो चुपचाप लड़ाई देख रही थी, और बचे हुए लोग जो हे यूहान द्वारा निर्देशित थे, वे मदद नहीं कर सके और हौंफने लगे। बाई जेमिन का ज़ॉम्बी के साथ खेलना से क्या मतलब था? बेशक वे सभी समझ गए थे। वे उन शब्दों के पीछे के इरादे को कैसे नहीं समझ सकते थे। आखिरकार जबकि क्यू लॉन्ग के नेतृत्व में बचे हुए लोगों के समूह ने उसे जिंदा लोगों को ज़ॉम्बी के सामने फेंकते देखा था, बाई जैमिन और अन्य लोगों के नेतृत्व वाले समूह ने 1 घंटे से भी कम समय पहले घटनाओं की कहानी सुनी थी। चेन हे ने जब ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। अब भी वह यूं ही किसी की हत्या नहीं कर सकता था। सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार में पले बड़े होने के कारण चेन हे हमेशा से मानते थे और अब भी मानते हैं कि अपराधियों को कानून का सामना करना चाहिए। यह व्यक्ति पागल है, वो मजाक कर रहा है ना? चेन हे ने अचंभित होकर पूछा। कौन जानता है, शानवेगुआन बिंगजू ने अनुपस्थित भाव से और बिना किसी खास दिलचस्पी के उत्तर दिया। फिलहाल उसके विचार किसी और चीज पर थे। अभी क्या हुआ? कियाओ लॉन्ग, जो अभी कुछ देर पहले तक बहुत शक्तिशाली दिख रहा था, अचानक एक कीड़े की तरह कमजोर क्यों हो गया और उसके मुंह से खून निकल आया? शानवेगुआन बिंगजू संदेह भरी आंखों से बाई जैमिन को देखते हुए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बिंगजू, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? अगर तुम्हारे परिवार को पता चल गया तो वे भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ कितने गवाह हैं? ये देखते हुए चेन हे ने इशारा करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए उसके दृष्टिकोण से, जबकि यह था। ये सच है कि दुनिया बदल गई थी, लेकिन यह असंभव था कि सेना ज़ॉम्बीज़ को हरा न सके, ये देखते हुए कि वे कितने धीमे थे। ये केवल समय की बात थी कि सब कुछ एक निश्चित स्तर तक सामान्य हो जाए, और भले ही दुनिया अब उस तरह से वापस न लौट सके जैसी वो थी, चेन हे के लिए यह स्वाभाविक था कि कानून लागू होंगे। शानवेगुआन बिंगजू ने उसे थोड़ा हताश होकर देखा। वो जानती थी कि चेन हे दयालुता के कारण बाई जैमिन को रोकने के लिए ये शब्द कह रहा था, लेकिन नियमों के बिना इस दुनिया में दयालुता कुछ हद तक कष्टप्रद थी। तो फिर तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? उसने सहजता से पूछा, जैसे किसी व्यक्ति को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरे परिवार के समर्थन के साथ अगर मैं उसे इतने सारे लोगों के सामने भी मार दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या? मेरा यह मतलब नहीं था, और आप ये जानते हैं। चेन हे उसे देखने से खुद को रोक नहीं सका, जैसे वह पागल हो। वैसे भी वो बदमाश किसी न किसी तरह से मर ही जाएगा। शानवेगुआन बिंगजू ने घृणा और नफरत से कियाओ लॉन्ग को देखने से पहले अपना सिर हिलाया। ऐसा बदमाश आदमी, इसलिए उन्हें शुरू से ही अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। चेन हे उसके अंतिम शब्द सुनकर थोड़ा अचंभित रह गया। अंत में वो केवल आहें भर सका, क्योंकि उसकी आंखों में जटिल भावनाएं चमक रही थीं। तारानकन तारानकन तारानकन। दूसरी ओर जबकि बचे हुए लोग उसे आतंक से देख रहे थे और चेन हे और शानवेगुआन बिंगजू के पास वर्तमान स्थिति के बारे में अलग अलग विचार थे, बाई जेमिन कियाओ लॉन्ग को जमीन पर घसीट रहा था जैसे कि वो एक टूटा हुआ चिथड़ा हो। मुझे जाने दो, कमीने। कियाओ लॉन्ग ने गुस्से से दहाड़ते हुए खुद को मुक्त करने के लिए अपने कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की। हालांकि खांसी, कियाओ लॉन्ग को लगा कि उसके सारे अंदरूनी अंग सिकुड़ गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। अंत में वो खुद को रोक नहीं सका और एक कौर खांसकर बाहर निकाल दिया। दूसरी बार खून। क्या क्या हो रहा है? कियाओ लॉन्ग डर गया। दर्द इतना ज्यादा था कि अब बर्दाश्त से बाहर होने वाला था। आप अपने एयर मैनिपुलेशन कौशल को सक्रिय नहीं कर सकते हैं, है ना? बाई जेमिन ने उदासीनता से सवाल किया, क्योंकि वो कियाओ लॉन्ग को जमीन पर घसीटता रहा। बाई जेमिन का हाथ एक अटूट लोहे की चिमटी की तरह था, जो कियाओ लॉन्ग के सिर से कसकर चिपका हुआ था और छोड़ने को तैयार नहीं था। क्या तुम मेरे हुनर का नाम कैसे जानते हो? कियाओ लॉन्ग ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो दिन के उजाले में किसी भूत को देख रहा हो। हम उस बारे में, बाई जेमिन ने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया और रुककर धीरे धीरे पास आ रहे 10 ज़ॉम्बी के समूह को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। पिछली लड़ाई की आवाज के कारण कुछ जीव आकर्षित हुए और बाई जेमिन 30 मीटर भी नहीं चला था कि लाशों का एक समूह नजर आने लगा। जब तुम पहले लड़ रहे थे तो मैंने देखा कि तुम अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करके अपने कौशल को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, बाई जेमिन ने कियाओ लॉन्ग पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए समझाया। कियाओ लॉन्ग भागने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, बाई जेमिन ने पहले ही अपने दाहिने पैर से उस पर वार कर दिया था। आह, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। कियाओ लॉन्ग दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पैर की हड्डियां टुकड़ों में टूट रही हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने बाई जेमिन को एक खूनी राक्षस की तरह घूर कर देखा।
बाई ज़ैमिन ने उसकी धमकी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और पूरी ताकत से उसके दूसरे पैर पर फिर से लात मारी। कियाओ लोंग के दूसरे पैर की हड्डियां भी अनगिनत टुकड़ों में कुचल गईं और उसकी दर्द भरी तीखी चीख हर जगह गूंज उठी। जैसा कि मैं तुमसे पहले कह रहा था, बाई जेमिन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और समझाया, हालांकि तुम अपना हुनर अच्छी तरह छिपा रहे थे, फिर भी तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जब तुमने अपनी गति बढ़ाई तो मुझसे गलती हो गई, तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा कौशल मेरे जैसा ही है। बाई ज़ैमिन ने कियाओ लोंग के चेहरे पर घृणा, भय और आश्चर्य के भाव को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने लिलित को मुस्कुराते हुए देखा और सहजता से कहा, देखा, भले ही पूरे वातावरण में हवा हो और इस कचरे का कौशल मेरे शुरुआती रक्त हेरफेर से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन अगर वो इसे सक्रिय नहीं कर सकता तो इसका क्या फायदा? लिलित ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। बाई ज़ैमिन न केवल अपने वास्तविक स्तर से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, बल्कि वो उस ताकत से बहक नहीं गया और इसके बजाय आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। ये बेहद चौंकाने वाला था। चूंकि उच्चतर सत्ताएं निम्नतर सत्ताओं से श्रेष्ठतर थीं, इसलिए सभी लोग उनका तिरस्कार करते थे तथा उन्हें कोई महत्व नहीं देते थे। हालांकि लिलित ने फिर से अपनी आंखें खोली और बाई ज़ैमिन की निगाहों में उदासीनता की झलक देखी। बाई ज़ैमिन, उस समय आपने कौन सा कौशल हासिल किया था? अंततः वो खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। यह अभी के लिए एक रहस्य है, उसने जवाब दिया और लाशों को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा व्यवहार सामान्य नहीं है ना? लिलित ने चिंता से थोड़ा मुंह सिकोड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये पहली बार होगा जब तुम किसी व्यक्ति को मारने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं हिला और तुम्हारी निगाह में एक भी हरकत नहीं हुई। क्या तुम्हें लगता है कि अतीत में तुम इस तरह से व्यवहार करते? बाई जेमिन को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और जब उन्हें एहसास हुआ कि लिलित कुछ हद तक सही थी तो उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। दरअसल उसे ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है और नहीं उसे इस बात का डर था कि वह क्या करने जा रहा है। क्या ये स्टोन हॉट स्किल का असर था? बाई ज़ैमिन ने स्थिति का विश्लेषण किया, हालांकि उसने अपना सिर धीरे से हिलाया और उदासीनता से उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति मुझे मारना चाहता था और मुझे मेरे प्रियजनों से अलग करना चाहता था, इसलिए मैं उसे मार दूंगी। क्या यह गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि यह गलत है। लिलित को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। क्या यह गलत था? बेशक ये गलत नहीं था और वह खुश थी कि वो ये बात समझ गया। हालांकि उसकी खुशी इस बात से कम नहीं हुई कि इस समय वह एक इंसान से ज्यादा फायदे और नुकसान की गणना करने वाली मशीन की तरह दिखने लगा था। इस दृष्टिकोण से वर्तमान बाई ज़ैमिन उच्चतर अस्तित्वों से बहुत अलग नहीं था। कियाओ लोंग ने जब ज़ॉम्बी की नजदीकी और उनकी गुर्राहट महसूस की तो वो डर के मारे चीख पड़ा। उसने अपने एयर मैनिपुलेशन कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें उस भयानक दर्द से कुचल दी गई जो उसे हर बार महसूस होता था जब बाई ज़ैमिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन कौशल को सक्रिय करता था। जब तक यह मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए है, भले ही मुझे सैकड़ों लोगों को मारना पड़े, मैं बिना किसी पछतावे के मार सकता हूं। बाई ज़ैमिन ने उदासीनता से कहा और धीरे धीरे अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए चला गया, मानो उस विचार को और भी पुष्ट करना चाहता हो। oceanofpdf.com अध्याय 40 अंतर और समानताएं भाग 1। डी मेरे करीब मत आओ, तुम शापित जीव। कियाओ लांग अपने हाथों से पीछे की ओर रेंगता हुआ अपने वायु हेरफेर कौशल को सक्रिय करता है। यह दर्शाता है कि पहले उसकी मुट्ठी का उपयोग केवल उसके कौशल की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए था, जैसा कि बाई ज़ैमिन ने पहले कहा था। बैंग बैंग बैंग, 3 हवाई तोपों ने 3 ज़ॉम्बी के सिर उड़ा दिए और जमीन जल्द ही खून से लथपथ हो गई। इसके तुरंत बाद 3 अन्य बड़े हवाई तोपों ने पास के 3 अन्य ज़ॉम्बी के सिर उड़ा दिए। हालांकि कियाओ लोंग को तब बहुत डर लगा जब उसने 3 और हवाई तोपें बनानी चाही, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास और कोई मैना नहीं बची है। उनकी पिछली लड़ाई में शानवेगुआन बिंगजू अकेली नहीं थी जिसने बहुत सारा मैना खाया था। कियाओ लोंग भी वही थी। उसे मारने के इरादे से किए जा रहे तीखे और खतरनाक हमलों के कारण कियाओ लोंग को अपने कौशल को अधिकतम संभव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा और दुर्भाग्य से शानवेगुआन बिंगजू का आइस मेकर कौशल उसका सही जवाब था, क्योंकि वो उसकी तोपों और बर्फ की गोलियों या बर्फ के भालों से बचाव के लिए बर्फ की दीवारें बना सकती थी ताकि उसे उससे दूर रखा जा सके। कियाओ लोंग के एयर मैनिपुलेशन कौशल ने उसे अपने आसपास की हवा को नियंत्रित करने की अनुमति दी, लेकिन बाई ज़ैमिन के रक्त हेरफेर कौशल के विपरीत कियाओ लोंग लोगों के अंदर की हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता था। प्रत्येक कौशल के अपने फायदे और नुकसान थे, हालांकि दोनों बहुत शक्तिशाली थे। शक्तिशाली कौशल की मन खपत भी सामान्य से बहुत अधिक है। बाई ज़ैमिन की आवाज दूर दूर तक कियाओ लोंग के कानों तक पहुंचती हुई। उसकी भयभीत और घबराई हुई निगाहों के सामने एक ज़ॉम्बी ने आगे बढ़कर उसके सिर को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक तेज काट लिया। आह, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। एक अन्य ज़ॉम्बी उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ को काटने लगा, जिससे मांस का एक बड़ा हिस्सा फट गया। मेरी मदद करो, मैंने जो पहले किया उसके लिए मुझे खेद है। तीसरे ज़ॉम्बी ने उसके दूसरे हाथ को पकड़ लिया और उसका हाथ खाने लगा। एक ही बार में 2 उंगलियां फाड़ दी। मैं तुम्हारा कुत्ता बनने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए खच्चर की तरह मरते दम तक काम करूंगा।
कियाओ लॉन्ग की हताश चीखें हर जगह गूंज रही थीं, जिससे उसकी आवाज पास की इमारतों के बीच उछल रही थी, जिससे एक बहुत ऊंची प्रतिध्वनि पैदा हो रही थी, जिसने इसे सुनने वालों के कान के पर्दे हिला दिए। 4 ज़ॉम्बी की देखरेख में कियाओ लॉन्ग को हर जगह काट लिया गया था, जिससे उसका शरीर खून और मांस से भर गया था। दर्द और पीड़ा की उसकी चीखें तब बंद हुई जब एक ज़ॉम्बी ने उसका गला काट लिया। OL.com बचे हुए लोग डर से कांप उठे जब उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा भयानक दृश्य देखा, कुछ ऐसा जो केवल फिल्मों, उपन्यासों या काल्पनिक किताबों में ही होना चाहिए। वास्तव में उनके सामने बिना किसी सेंसरशिप के हो रहा था और कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। सभी की निगाहें अनजाने में बाई ज़ैमिन पर टिकी थीं, जो लगभग 20 मीटर दूर था। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ सेकंड से ज्यादा उसे देखने की हिम्मत नहीं की, फिर जल्दी से नजरें फेर ली, जैसे कि उन्हें डर था कि वह अचानक उन्हें ज़ॉम्बी में फेंक देगा। यहां तक कि इमारत के अंदर के शिक्षक भी, जहां कियाओ लॉन्ग द्वारा बचाया गया समूह अतीत में था, बाई ज़ैमिन को आश्चर्य और घबराहट से देख रहे थे। कौन सोच सकता था कि यह युवक इतना क्रूर हो सकता है? लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके चेहरे पर इतनी उदासीनता थी मानो उसने जो कुछ किया था उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कियाओ लॉन्ग की मौत को अंतहीन घृणा से देखते थे, और जब उनकी नजर बाई ज़ैमिन की पीठ पर पड़ी तो वह घृणा कृतज्ञता में बदल गई। ये लोग वे महिलाएं थीं जो कियाओ लॉन्ग के अत्याचार से पीड़ित थीं। लगभग 1 हफ्ते तक दुर्व्यवहार और वस्तु के रूप में देखे जाने के बाद ये महिलाएं बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। दुर्भाग्य से वे इसके बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर थीं, लेकिन बाई ज़ैमिन की शक्ल बहुत लंबे अंधेरे के बाद उगते सूरज की तरह थी। कितनी विडंबना है, यह आदमी जो भविष्य में विभिन्न जातियों के खिलाफ लड़ने के लिए मानव जाति की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक हो सकता था, वास्तव में अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के 1 हफ्ते से भी कम समय में एक अन्य मानव के हाथों मर गया। लिलित ने एक सहज मुस्कान के साथ टिप्पणी की क्योंकि उसने देखा कि कियाओ लॉन्ग को धीरे धीरे निगल लिया जा रहा था। जाहिर है कि वह पहले से ही ऐसे दृश्यों की आदी थी। वास्तव में कियाओ लॉन्ग को महान बनना ही था और अपने कौशल वायु संचालन को मुख्य आधार बनाकर जब तक उसका सामना उच्च कोटि के राक्षसों से नहीं होता तब तक जीवित रहना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वो उज्ज्वल भाग्य 3 दिन पहले उस तूफानी रात गायब हो गया जब उसने मुझे मारने की कोशिश की, बाई ज़ैमिन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। स्वुश 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 स्वुश, बिजली की गति से 4 वार करते हुए 4 सिर हवा में उड़ गए, फिर जमीन पर गिरे और अंत में रुकने से पहले कुछ बार लुढ़के। पास आ रहे लाशों को अनदेखा करते हुए बाई ज़ैमिन कियाओ लॉन्ग की बिखरी हुई लाश के बगल में बैठ गया और अविश्वसनीय रूप से भयानक और घिनौने दृश्य को देखकर थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए उसने लाश को खंगालना शुरू किया और आखिरकार कुछ दिलचस्प चीजें ढूंढ निकाली। तूफान हार, दुर्लभ ग्रेड खजाना। इसके अंदर हवा जैसी शानदार मौलिक शक्ति होती है। दिन में एक बार यह एक सीधी रेखा में तूफान छोड़ सकता है और आसपास के लक्ष्यों को उड़ा सकता है। सुसज्जित होने पर जादू जोड़ 10। ड्राफ्टबेन डैगर, सामान्य ग्रेड खजाना, हाबेनाइट नामक धातु से बना एक आसानी से छुपाया जा सकने वाला और आसानी से ले जाने वाला खंजर। ये स्टील से ज्यादा सख्त और कॉक से हल्का होता है। सुसज्जित होने पर ताकत जोड़ 5। हालांकि कियाओ लॉन्ग के शरीर में केवल 2 खजाने थे, वे बाई ज़ैमिन के लिए 2 नई चीजें थीं। मानव शक्तियों को हराकर राक्षसों की तरह न केवल आत्मा शक्ति और अनुभव प्राप्त करना संभव था, बल्कि हारने वाले द्वारा एकत्रित और संचित सभी वस्तुओं को प्राप्त करना भी संभव था। बेशक, जबकि यह सच था कि दुश्मन का स्तर जितना अधिक था और उनके पास जितने अधिक खजाने थे, वो व्यक्ति चलता फिरता खजाना बन जाता था। वास्तविकता ये थी कि ऐसे प्राणियों को हराना भी आनुपातिक रूप से कठिन था। इसके अलावा, हालांकि वर्तमान बाई ज़ैमिन को लोगों को मारने में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन वो खुद को एक पागल मशीन नहीं मानता था जो सिर्फ कुछ खजाने इकट्ठा करने के लिए लोगों को मार डालता था। जब तक कोई उसके रास्ते में बाधा नहीं डालता, बाई ज़ैमिन उस व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं मानता था और इसलिए उस पर हमला भी नहीं करता था। हालांकि सिर्फ इसलिए कि बाई ज़ैमिन ने ऐसा सोचा था, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई ऐसा ही सोचता होगा। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इंसानों का शिकार करके उनकी चीजें छीन लेंगे। बाई ज़ैमिन का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन वो जल्द ही शांत हो गया। दूर से एक बर्फ की गोली निकली और कियाओ लॉन्ग की लाश के सिर पर सटीक रूप से लगी। आश्चर्यजनक रूप से मस्तिष्क में घुसने के बाद बर्फ की गोली ने इतनी भयानक मात्रा में बर्फ छोड़ी कि लगभग पूरा सिर जम गया और वो बर्फ के टुकड़े में बदल गया। भले ही उस बदमाश का जीवन उन ज़ॉम्बी द्वारा खाए जाने के बाद खत्म हो गया था, फिर भी वो उनमें से एक बन सकता था। कुछ मीटर दूर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए बाई ज़ैमिन ने शानवेगुआन बिंगजू को अपनी ओर आते देखा। उसके पीछे चेनहे और लियांग पेन अलग अलग भावनाओं से उसे देख रहे थे, लेकिन दोनों में एक बात समान थी, थोड़ा डर और सावधानी। स्पष्टतः बाई ज़ैमिन ने जो कुछ किया था उससे दोनों व्यक्ति बहुत अधिक सदमे में आ गए थे और उनके मन में उसकी छवि एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में अंकित हो गई थी। oceanofpdf.com अध्याय 41 अंतर और समानताएं भाग 2 अंतिम। वास्तव में चेनहे और लियांग पेन दोनों ही कियाओ लॉन्ग से इसलिए नाराज थे क्योंकि उसने कई लोगों को जिंदा लाशों के सामने फेंक दिया था।
दुनिया बदलने के सिर्फ 6 दिन बाद ही ऐसा क्रूर कृत्य करने के लिए किसी व्यक्ति का बेहद क्रूर होना और किसी खास के लिए कोई भावना न रखने वाला दिल होना जरूरी था। तो बाई ज़ेमिन ने अभी जो किया उसके बारे में क्या? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे कियाओ लॉन्ग को ज़ॉम्बी द्वारा जिंदा खाए जाने के लिए फेंकते हुए देखा था। हर बार जब कोई ज़ॉम्बी उसे खरोंचता या काटता तो वे उसकी डरावनी और दिल दहला देने वाली चीखें सुनते थे। हालांकि जब वे सभी पीछे से डर से कांप रहे थे तब भी बाई ज़ेमिन हमेशा उदासीनता से सब कुछ देख रहा था। चेन हे और लियांग पेन के दृष्टिकोण से केवल एक क्रूर व्यक्ति जिसने शायद पहले भी हत्या की हो वो किसी अन्य जीवित प्राणी को बिना दया और बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकता है। बेशक इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में सबसे बुरा सोचना हमेशा आसान होता है। यह आखिरकार एक मानवीय गुण था। हालांकि बाई ज़ेमिन के लिए अपने सामने खड़े दो व्यक्तियों के विचारों को जानना असंभव था, क्योंकि उनकी आंखें कुछ अनिश्चित थीं। ठीक उसी तरह जैसे उस समय बचे हुए 90% लोग उन्हें देख रहे थे, बाई ज़ेमिन यह अनुमान लगा सकता था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। हालांकि उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि शानवेगुआन बिंगजू की आंखों में नजरें नहीं बदली थीं, जबकि वो उसे देख रही थी। उन चमकदार नीली आंखों में डर का जरा भी संकेत नहीं था। इसके विपरीत उसकी नजर में और भी कम घृणा थी। बाई ज़ेमिन खड़ा हुआ और अपने घुटनों से धूल झाड़कर उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर किस बात का? शानवेगुआन बिंगजू ने कियाओ लॉन्ग की बेजान लाश को देखने से पहले उसे संदेह से देखा और व्यंग्यात्मक रूप से पूछा, मुझे इस कमीने को मारने के लिए तुमसे डरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला और बस तुमने कचरा बाहर निकाल दिया। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? बाई ज़ेमिन को उसकी बातों से वाकई झटका लगा। हालांकि जल्द ही उसने अपना सिर धीरे से हिलाया और फिर हल्के से हंसते हुए वहां से चला गया। दुर्भाग्य से इससे पहले कि उसके दिमाग में यह विचार आए कि यह महिला दिलचस्प है, शानवेगुआन बिंगजू की आवाज ने उसे रोक दिया। एक सेकंड रुको। एक संदिग्ध नजर के साथ वो पीछे मुड़ा और उसकी ओर देखा, सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाहती है। हालांकि शानवेगुआन बिंगजू ने बस एक हाथ आगे बढ़ाया और उसे घूर कर देखा। बाई ज़ेमिन ने उसके दो शहिद सफेद हाथ को देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है? अपने जीवन में पहली बार बाई ज़ेमिन ने शानवेगुआन बिंगजू को मुस्कुराते हुए देखा। जब उसने ये सवाल पूछा, उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि वो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर सकती है, क्योंकि कोई भी इसे देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। वास्तव में शानवेगुआन बिंगजू की समग्र सुंदरता सिर्फ मुस्कुराने से आसानी से 100% बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से बाई ज़ेमिन के पास इस खूबसूरत दृश्य की सराहना करने के लिए अधिक समय नहीं था, क्योंकि शानवेगुआन बिंगजू द्वारा उच्चारित निम्नलिखित शब्दों ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ पर एक खजाना देने के लिए एहसानमंद हो? अच्छा हो या बुरा, तुम इस कियाओ लॉन्ग कचरे की देखभाल करने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि मैंने उसका अधिकांश मन समाप्त कर दिया था। अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता और अपने कौशल के साथ वह भाग सकता था। उसकी बातें सुनकर बाई ज़ेमिन का चेहरा खराब हो गया और वो सुंदर मुस्कान अचानक एक चालाक छोटी लोमड़ी की मुस्कान में बदल गई। वास्तव में शानवेगुआन बिंगजू ने जो कहा वो सच था। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने कियाओ लॉन्ग के अधिकांश मन को खत्म कर दिया और उसका मनोरंजन किया, तो बाई ज़ेमिन को शायद कभी भी उसके कौशल की वास्तविक प्रकृति का पता नहीं चलता। और अगर कियाओ लॉन्ग ने कोई अप्रत्याशित हमला किया या भागना चाहा तो बहुत संभावना थी कि बाई ज़ेमिन उसे रोक नहीं पाएगा। आखिरकार हालांकि बाई ज़ेमिन की चपलता बहुत अधिक थी, लेकिन उसके वायु हेरफेर कौशल के साथ कियाओ लॉन्ग थोड़े समय के लिए आश्चर्यजनक गति का फायदा उठा सकता था। इसके अलावा बाई ज़ेमिन को भी उससे अधिक उजागर करने के लिए मजबूर किया जा सकता था जितना वो करना चाहता था। बेशक अगर कियाओ लॉन्ग ने बाई ज़ेमिन के पास जाने की हिम्मत की, चाहे उसकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बाई ज़ेमिन के सामने, जो मूल रूप से कौशल का एक रोल सीखने के बाद एक विशेष बल सैनिक था, वो उसे आसानी से कुचल सकता था। शानवेगुआन बिंगजू को आश्चर्य हुआ जब बाई ज़ेमिन ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विनम्रतापूर्वक कहा, जरूर, ये लो। शानवेगुआन बिंगजू ने खंजर को एक भौं के साथ लिया और बाई ज़ेमिन को कड़वाहट से देखा। खंजर एक अच्छी वस्तु थी, लेकिन जो वो चाहती थी वह हार था। ये जाने बिना भी कि यह क्या है, हर कोई जानता था कि सामान विशेष रूप से मूल्यवान थे। जवाब का इंतजार किए बिना बाई ज़ेमिन सभी की डरी हुई निगाहों के सामने इमारत में चला गया। हर बार जब वह किसी बचे हुए व्यक्ति के पास से गुजरता तो वह डर के मारे चौंक जाता और अपनी आंखें जमीन पर घुमा लेता। शानवेगुआन बिंगजू ने अपनी जीभ चटकाई, लेकिन फिर भी खंजर को अपने पास ही रखा। जब वह इमारत में प्रवेश करने और बचे हुए लोगों के साथ साथ कियाओ लॉन्ग द्वारा नियंत्रित आपूर्ति को व्यवस्थित करने की तैयारी कर रही थी, तो उसने देखा कि चेन हे उसे सदमे की स्थिति में देख रहा था। चेन हे, क्या तुम ठीक हो? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, चेन हे ने मुस्कुराने की कोशिश की और थोड़ा सिर हिलाया। क्या ऐसा है? शानवेगुआन बिंगजू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका मूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और अंदर चली गई। इस मामले पर बहुत अधिक विचार किए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया। हालांकि कियाओ लॉन्ग की मृत्यु हो चुकी थी और उसने अपने प्रयासों के लिए एक खजाना हासिल किया था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि चेन हे की हिम्मत की कमी ने उसे थोड़ा परेशान किया था।
वो जानती थी कि अगर उसने हिचकिचाहट नहीं दिखाई होती और वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया होता तो कियाओ लांग शायद उनके साथ लापरवाही से खिलवाड़ नहीं करता। हालांकि चेन हे में मारने के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, जिससे कियाओ लांग को उसे पकड़ने का मौका मिल गया, और अगर लियांग पेंग नहीं होता तो वो मुश्किल में पड़ सकती थी। यही कारण था कि चेन हे ने उसे नहीं बताया कि वह क्या सोच रहा था और बस उदास चेहरे के साथ उसका पीछा करता रहा। आखिर उसे अपनी गलतियों के बारे में कैसे पता नहीं था? हालांकि प्रतिभाशाली तीरंदाज को अपने व्यक्तित्व से ज्यादा इस बात से परेशानी हो रही थी कि जिस महिला से वो बचपन से प्यार करता था वो वास्तव में किसी दूसरे आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरे लोगों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती थी, लेकिन चेन हे जानता था कि शानवेगुआन बिंगजू की मुस्कान हीरे से ज्यादा कीमती और दुर्लभ थी। ये तथ्य कि वो मुस्कुराई, भले ही वो छिपी हुई मंशा वाली मुस्कान थी, उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। धीरे धीरे चेन हे को समूह के प्रत्येक मुख्य सदस्य के साथ शानवेगुआन बिंगजू के अंतर और समानता का एहसास होने लगा, और पिछली घटनाओं को याद करने के बाद चेन हे को निराशा हुई कि शानवेगुआन बिंगजू और बाई जेमिन, चाहे वे एक दूसरे को कितना भी नापसंद करते हो या एक दूसरे पर संदेह करते हो, एक निश्चित दृष्टिकोण से सबसे अधिक समान थे। oceanofpdf.com अध्याय 42 अनुरोध 20 या उससे अधिक बचे हुए लोग, जिन्हें बाई जेमिन और अन्य 3 नेता भोजन संबंधी समस्या में मदद करने के लिए व्यायामशाला से बाहर लाए थे, उस समूह में शामिल हो गए जिसका नेतृत्व पहले मृत कियाओ लोंग कर रहा था। चूंकि कियाओ लोंग ने उन लड़कियों को बचाया था जो अराजकता के समय महिला छात्रावास में थी, इसलिए समूह की ज्यादातर सदस्य महिलाएं थीं। बचे हुए लोगों की कुल संख्या लगभग 160 थी, जिनमें से लगभग 70% महिलाएं थीं। वर्तमान में बाई जेमिन चौथी मंजिल पर एक टेबल पर कई लोगों के साथ बैठी थी, जैसे कि शानवेगुआन बिंगजू, चेन हे, लियांग पेंग, कै जिंगई और अन्य लोग कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या करना है। आखिरकार कोई भी वास्तव में इस विश्वविद्यालय में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता था। उनमें से प्रत्येक के अपने लक्ष्य थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद थी। अधिकांश बचे हुए लोग बाई जेमिन की हरकतों को देखकर उससे डरने लगे, इसलिए किसी ने भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं की, और वास्तव में उसके शब्द शानवेगुआन बिंगजू, चेन हे और लियांग पेंग की तुलना में थोड़े भारी होने लगे थे। माफ करें, अब जब लोगों की संख्या बढ़ गई थी तो वे और अधिक स्वादिष्ट भोजन के लिए रेस्तरां में वापस जाने पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरवाजे से एक कांपती हुई आवाज आई और बैठक में बाधा उत्पन्न हुई। चेन हे ने देखा कि वो व्यक्ति एक युवा महिला थी जो डरी हुई थी, इसलिए वो दयालुता से मुस्कुराया और नर्म आवाज में कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम में से कोई भी यहाँ कियाओ लोंग जैसा नहीं है। आपका नाम क्या है? दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर छोटी सी लड़की डर के मारे सहम गई, क्योंकि हर कोई उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। सौभाग्य से चेन हे की उपस्थिति और आवाज ने वास्तव में उसकी घबराहट को थोड़ा शांत करने में मदद की, क्योंकि लड़की ने सिर हिलाया और बोली झिझकते हुए, मेरा नाम मिंग शुई शुई है। यदि संभव हो तो क्या आप कृपया महिला छात्रावास में जा सकते हैं? वहां लोग हैं और वे शायद अभी भूख से मर रहे हैं। क्या कियाओ लांग ने पहले ही उस क्षेत्र को साफ नहीं कर लिया है? शानवेगुआन बिंगजू ने आश्चर्य से उसकी निगाहों में पूछा। अगर इस लड़की ने जो कहा वो सच होता तो शायद वे लोग अभी बहुत भूख से तड़प रहे होते। आखिरकार दुनिया को बदले हुए 6 दिन हो चुके थे, और ये देखते हुए कि कोई भी शयनगृहों में बहुत ज्यादा खाना नहीं रखता, उन्हें कम से कम 4 दिन पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। मिंग शुई शुई ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से समझाया, नहीं, दरअसल कियाओ लोंग केवल तीसरी मंजिल तक ही पहुंच पाया था, इससे पहले कि वो पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता। हमारे जाने से पहले ये केवल संयोग से था कि मुझे एक अजीब ज़ोंबी की झलक मिली, जिसकी त्वचा नीली थी और उसकी आंखें हरी चमक रही थीं। लड़की की व्याख्या सुनकर बाई जेमिन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वो फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर यह ज़ोंबी भी आधिकारिक रूप से विकसित प्राणी होता तो इससे लड़ना वाकई मुश्किल होता, और ईमानदारी से कहें तो बाई जेमिन को इसे हराने का 100% भरोसा नहीं था। शानवेगुआन बिंगजू की आंखें बहुत तेज थी और उसने उसके हाव भाव में आए बदलाव को नोटिस किया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, बाई जेमिन, क्या तुम्हें लगता है कि वो अजीब ज़ॉम्बी भी उसी स्तर का राक्षस है जैसा कि तुमने उस समय मारा था? शानवेगुआन बिंगजू का सवाल सुनकर लियांग पेंग और चेन हे की अविश्वास भरी नजर तुरंत बाई जेमिन पर पड़ी। रुको, 1 मिनट रुको। लियांग पेंग ने मेज को जोर से पटक दिया और अपने पैरों पर कूद पड़ा। जैसे ही उसने शानवेगुआन बिंगजू को बड़ी आंखों से देखा, आप कह रहे हैं कि पहले वाला विशालकाय डरावना भरिंग बाई जेमिन द्वारा पराजित और मारा गया था? लियांग पेंग को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद भी मरे हुए विशालकाय हाथी भरिंग के शरीर से निकलती जबरदस्त शक्ति को महसूस किया था। फिर वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो जीवित रहते हुए कितना भयानक था। हालांकि बाई जेमिन ने इसे अकेले ही हरा दिया था। लियांग पेंग को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बिंगजू, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? चेन हे ने भी पूछने से पहले झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब है, तुमने खुद उसे बीटल को हराते हुए देखा था? चेन हे के शब्द स्पष्ट थे। क्या आपको यकीन है कि उसने इसे मारा और झूठ नहीं बोला? एक निश्चित दृष्टिकोण से चेन हे के संदेह लियांग पेंग के संदेहों की तरह ही वैध थे।
हालांकि शानवेगुआन बिंगजू के पास जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी और उसे उम्मीद थी कि बाई ज़ैमिन उसके पहले के सवाल पर अपना सिर हिला देगा। दुर्भाग्यवश उसकी इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती थी, और अस्त व्यस्त दुनिया में तो यह और भी अधिक कठिन था। कुछ हिचकिचाहट के बाद बाई ज़ैमिन ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, मुझे कम से कम 80% यकीन है कि ज़ोंबी एक प्रथम आदेश प्राणी है। पहला आदेश, शानवेगुआन बिंगजू ने नए शब्दों को देखते हुए जल्दी से पूछा। फिर बाई ज़ैमिन ने धीरे धीरे उस बीटल का नाम बताना शुरू किया जो उसके रेटिना में तब दिखाई दी जब उसने उसे हराया था, और उसका स्तर क्या था। फिर उसने विकास के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ दिलचस्प सिद्धांतों का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई और दूसरों के मन में संदेह भी नहीं पैदा हुआ। बाई ज़ैमिन की व्याख्या और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल की ताकत कितनी भयावह थी, ये सुनने के बाद माहौल बेहद भारी हो गया और सभी के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। बाई ज़ैमिन की ओर सबकी नजरें फिर से बदल गई थी, जिससे डर और सम्मान की एक और परत जुड़ गई थी। आखिरकार, अगर उसने अभी जो कुछ भी कहा था वह सच था, तो उसके वर्तमान आंकड़े शायद उसके वास्तविक स्तर से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। सबके हाव भाव देखकर और चुप्पी का फायदा उठाते हुए बाई ज़ैमिन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ईमानदार रहूंगा। मेरा उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का कोई इरादा नहीं है जिन्हें मैं नहीं जानता और जो शायद मुझे ठीक से धन्यवाद भी नहीं देंगे। क्या तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? उस जगह पर दर्जनों या सैकड़ों महिलाएं हो सकती हैं। पहली बार शानवेगुआन बिंगजू ने बाई ज़ैमिन के शब्दों को सुनकर अपनी आवाज ऊंची की। मेरे बारे में क्या? बाई ज़ैमिन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और धीरे से उत्तर दिया, ईमानदारी से कहूं तो जीवित रहने के अलावा मेरा एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार को ढूंढना है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान बाई ज़ैमिन के जीतने और बचने का कारण कई कारण थे। बीटल उससे धीमी थी, उसकी गतिशीलता सीमित थी, उसका हमला पैटर्न पूर्वानुमानित था, और इसी तरह हालांकि फर्स्ट ऑर्डर विकसित ज़ोंबी से लड़ना एक कीट के खिलाफ लड़ने की तुलना में पूरी तरह से अलग था। अगर फर्स्ट ऑर्डर का विकसित ज़ॉम्बी बाई ज़ैमिन की गति से मेल खा सकता है, तो बाई ज़ैमिन की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही या गलती की वजह से ज़ॉम्बी उसे खरोंच सकता है। बाई ज़ैमिन के विपरीत, जिसे जीतने के लिए दुश्मन के दिमाग को खत्म करने की जरूरत थी, ज़ॉम्बी को अपने दुश्मन को मारने के लिए बस एक हल्का सा वार चाहिए था। चूंकि बाई ज़ैमिन के पास स्थानांतरित होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे चाहे वो कितना भी स्वार्थी क्यों न हो। अचानक शानवेगुआन बिंगजू की आंखें चमक उठी और जैसे ही बाई ज़ैमिन के प्रति उसकी बेहतर धारणा गायब हो रही थी, उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। संकुचित आंखों से उसने पूछा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम मुझ पर एहसान करते हो और बदले में एक बार मेरी जान बचाने की पूरी कोशिश करोगे? तो मेरे साथ आओ, या क्या तुम इतने नीच आदमी हो कि तुम्हारे शब्द और तुम्हारे वादे खोखले हैं? oceanofpdf.com अध्याय 43। एक कठिन जीवन। शानवेगुआन बिंगजू के शब्दों ने माहौल को और भी अधिक ठंडा कर दिया और नवागंतुक मिंग शिष्य सहित कुछ उपस्थित लोगों की आंखें अनजाने में बाई ज़ैमिन की दिशा में उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में घूम गईं। शानवेगुआन बिंगजू की नजर बाई ज़ैमिन की आंखों में जमी हुई थी। वो इंतजार करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि उसके ये शब्द कहने के बाद वो किस तरह का जवाब देगा। हालांकि उसने सोचा कि बाई ज़ैमिन अब तक कितना उदासीन रहा है, ये देखते हुए वो मना कर देगा। आखिर अतीत में कही गई एक बेकार बात के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? ये तो छोड़िए, वो एक आदमी था। ईमानदारी से कहूं तो शानवेगुआन बिंगजू पहले से ही उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। हालांकि बाई ज़ैमिन ने आश्चर्यजनक रूप से शांति से सिर हिलाया और धीरे से कहा, अच्छा, चूंकि आपने इसे इस तरह से कहा है, तो मैं उन लोगों को बचाने में आपकी मदद करूंगा। कम से कम मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करता हूं। बाई ज़ैमिन के पिता एक सख्त व्यक्ति थे जो शायद ही कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे और बाई ज़ैमिन की शिक्षा में इतने शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था कि उनके विचार पुराने हो चुके हैं। हालांकि एक बात थी जो उन्होंने बाई ज़ैमिन को हमेशा याद दिलाई जब से वो छोटा बच्चा था, एक आदमी का शब्द सोने से भी अधिक मूल्यवान है। यदि आप अपने स्वयं के वादे भी नहीं निभा सकते हैं, तो आप एक आदमी कहलाने के लायक नहीं हैं। बाई ज़ैमिन में अनगिनत खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसने हमेशा अपनी बात रखी और अपने माता पिता का सम्मान किया, जिन्होंने उसे पालने और उसे बेहतरीन जीवन देने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। गरीब, हाँ, लेकिन कभी काया या झूठा नहीं। शानवेगुआन बिंगजू ने स्पष्ट रूप से बाई ज़ैमिन से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, आंशिक रूप से पुरुषों के प्रति उसकी घृणा और घृणा के कारण। इसलिए जब उसने उसे अपना सिर हिलाते हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे शब्द कहते हुए देखा, कुछ सेकंड के बाद वो आश्चर्यचकित हो गई और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो किसी एलियन को देख रही हो और अविश्वास से पूछा, तुमने क्या कहा? बाई ज़ैमिन ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और खड़े होकर कहा, हमें पहले कुछ चीजों की योजना बनानी चाहिए। 3 दिन पहले फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के साथ हुई लड़ाई के परिणामस्वरूप मेरा बायां हाथ लगभग टूट चुका है और मुझे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। ये कहते हुए बाई ज़ैमिन ने अपने बाएं हाथ को विभिन्न कोनों पर हिलाया और सभी ने तुरंत ध्यान दिया कि वास्तव में वह हाथ जो एक अजीब दस्ताने से ढका हुआ था,
अनियमित रूप से हिल रहा था जैसे कि वो जेली हो। तो फिर जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक इंतजार क्यों नहीं करते? चेन हे ने उसे कुछ चिंता के साथ देखा और सुझाव दिया। अगर तुम अपने चरम पर पहुंचे बिना लड़ोगे तो तुम्हारे मरने की संभावना है। आखिरकार वो ज़ोंबी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है जितना कि ब्लेजिंग बीटल का तुमने पहले सामना किया था। लेकिन अगर हम बहुत देर तक इंतजार करेंगे तो महिला छात्रावास की लड़कियां भूख से मर सकती हैं। लियांग पेंग ने समस्या की ओर ध्यान दिलाया। चीजें बस ऐसी ही होती हैं। बाई ज़ैमिन ने एक एक करके सभी को देखा, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि वे क्या सोच रहे थे। चेन हे ने उसे आश्चर्य, ईर्ष्या, डर और चिंता के भाव से देखा। लियांग पेंग ने उसे जटिल नजरों से देखा। आखिरकार कुछ समय पहले ही उन दोनों के बीच मौखिक टकराव हुआ था जो लगभग ताकत के टकराव में बदल गया था और लियांग पेंग ने बाई ज़ैमिन से अब तक जो कुछ देखा था उसे देखते हुए उसके लिए जीतना असंभव था। कै जिंगई, फू जुएफेग और अन्य दो छात्र जिन्होंने पहले बाई ज़ैमिन का अनुसरण करने का फैसला किया था, वे चिंता से उसकी ओर देख रहे थे। आखिरकार बाई ज़ैमिन मूल रूप से एकमात्र स्रोत था जिससे वे वर्तमान में शक्ति प्राप्त कर सकते थे, विशेष रूप से फू जुएफेंग जो भी उसके प्रति बेहद आभारी महसूस करता था। जहां तक शानविगुआन बिंगजू की बात है, वो अभी भी किसी ऐसी बात से स्तब्ध थी जिसे बाई ज़ैमिन समझ नहीं पाया था। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, अन्यथा हमारे पास उस जगह से जिंदा निकलने की अधिकतम 50 से 60% संभावना है। बाई ज़ैमिन ने प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के साथ साथ विकसित ज़ॉम्बी से निपटने के अपने विचार को भी समझाना शुरू किया। तारानकन महिला छात्रावास में चौथी मंजिल पर एक कमरे के अंदर दरवाजे के सामने कई सामान रखे हुए थे। 4 लड़कियां एक बिस्तर पर बैठी थीं, उनकी आंखें भय और थकान से भरी हुई थीं। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, मानो वहां कोई रहता ही न हो। माहौल बेहद निराशाजनक था। चारों लड़कियां साफ समझ रही थी कि ज़ॉम्बी आवाजों से बता सकते हैं कि वे कहां हैं, इसलिए उनमें से किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। एक लड़की जिसका कद काफी छोटा था ने बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए सवाल पूछा, गाओ मिन, मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ बचा है? गाओ मिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लीना, सूखी कुकीज का जो आखिरी पैकेट बचा था, क्या उसे हम सबने आज सुबह खत्म नहीं किया? गाओ मिन, क्या तुम कह रहे हो कि हम मरने जा रहे हैं? अचानक एक और लड़की जिसका चेहरा एक बच्चे की तरह बेहद प्यारा था, जिसका नाम फैन वू था, ने गाओ मिन को देखते हुए ये कहा। उसका दिल डर और चिंता से भर गया क्योंकि भूख ने उसकी समझदारी का परीक्षण करना शुरू कर दिया था। गाओ मिन ने अपनी दोस्त की ओर देखा और उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो फैन वू, मुझे यकीन है कि कोई हमें बचाने के लिए जल्द ही आएगा। लेकिन पूरा स्थान ज़ॉम्बी से त्रस्त है और हालांकि एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले उनमें से कई को मार डाला था और वो बहुत शक्तिशाली लग रहा था, अंत में उसे भी पीछे हटना पड़ा। लीना ने उस दृश्य को याद किया जहां कियाओ लोंग ने स्पष्ट रूप से अजेय ज़ॉम्बी का वध किया था। उस समय जब चारों लड़कियां छिपकर खिड़की से बाहर झांकी तो उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। हालांकि अजीब शक्तियों वाले उस आदमी को भी 2 मंजिल ऊपर जाने के बाद बुरी तरह भागने पर मजबूर होना पड़ा। माहौल बहुत भारी हो गया और गाओ मिन भी इस बार सांत्वना के शब्द नहीं बोल पाए। सच कहूं तो उसे भी इस जगह से जिंदा निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। दुनिया पहले ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी और वे यहाँ बंद थी, बिना उंगली उठाए, तो कोई उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? हालांकि वो छोटी सी उम्मीद ही एकमात्र चीज थी जिसने इन 4 लड़कियों को लगभग 1 हफ्ते तक ठीक से खाना न खाने के बाद भी एक साथ और होश में रखा। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, अगर कोई मेरी जान बचा ले और मुझे इस नरक से बाहर निकाल ले तो मैं उसकी औरत बनने को तैयार हूँ। अचानक 4 दोस्तों में से केवल एक ने कहा जो चुप रही थी। अवसर पाकर गाओ मिन ने धीरे से मजाक में कहा, हमारी राजकुमारी का प्रेमी बनने के लिए मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना भाग्यशाली होगा। वाह! सामने वाली लड़की ने आंखें घुमाई और हल्के से हंसी। उसका नाम वू यीजुन था। उसके लंबे काले बाल थे, एक आकर्षक अंडाकार चेहरा, चमकदार आंखों की एक खूबसूरत जोड़ी और उसका शरीर प्रभावशाली था। छाती का क्षेत्र विशेष रूप से अच्छी तरह से उभरा हुआ था। वू यीजुन वास्तव में पूरे विश्वविद्यालय में शानविगुआन बिंगजू के ठीक बाद दूसरी सबसे खूबसूरत महिला थी। इसलिए सर्वनाश से पहले प्रतिदिन उसके साथ संबंध बनाने वाले पुरुषों की संख्या अनगिनत थी और शायद उनमें से कई जोखिम उठाने को तैयार होते अगर उन्हें पता होता कि उसने अभी क्या कहा है। कमरे में कई मिनट तक सन्नाटा रहने के बाद वो यीजुन ने कुछ चिंतित होकर पूछा, आप सभी को लगता है कि बिंगजू सुरक्षित है? वो निश्चित रूप से ठीक है। गाओ मिन ने इस बार भी संकोच नहीं किया और निश्चितता के साथ जवाब दिया। हालांकि वो शानविगुआन बिंगजू से केवल विश्वविद्यालय में ही मिली थी, लेकिन वे काफी करीब हो गए थे और वह जानती थी कि शानविगुआन बिंगजू ऐसी महिला नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। तुम सही हो, वो यीजुन ने आह भरी। वो और शानविगुआन बिंगजू कई सालों से दोस्त थे, इसलिए यह उसके लिए स्पष्ट था कि हालांकि उसकी दोस्त कभी कभी घमंडी हो सकती थी और उसका उदासीन रवैया ज्यादातर लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता था, लेकिन उसके परिवार की सख्त परवरिश और पिछली समस्याओं के कारण शानविगुआन बिंगजू निश्चित रूप से उन चारों के विपरीत मौत का इंतजार नहीं करेगी।
चूंकि शानविगुआन बिंगजू का जीवन पहले से ही काफी कठिन और दुखद रहा था, इसलिए यह नई दुनिया उसे तोड़ नहीं पाएगी। यह वो यूजिंग का दृढ़ विश्वास था। बेंग फ्री वेब नॉवल। सीएम अचानक सन्नाटे के बीच दूर से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। oceanofpdf.com अध्याय 44 सशक्तिकरण। चारों लड़कियां सावधानी से खिड़की के पास पहुंची। उनकी आंखों में भय भरा था, लेकिन साथ ही उस आतंक के बीच आशा की एक छोटी सी किरण भी थी। इस इमारत से बचाए जाने और रिहा किए जाने की आशा, जो अब एक जेल बन चुकी थी। एक ऐसी जेल जो उन्हें सुरक्षित तो रखती थी, लेकिन साथ ही धीरे धीरे उन्हें मार भी रही थी। देखो, यह एक व्यक्ति है। गांव मिन खुशी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने अपनी आवाज को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। क्या यह हो सकता है कि मदद आखिरकार आ गई है? लीना ने देखा कि अचानक हुई आवाज के कारण आसपास के इलाके में लाशें हिलने लगीं। ये जीव चुपचाप और बिना हिले डुले उस जगह को घेरे हुए थे। यही वजह थी कि भूख के बावजूद भी कोई भी लड़की खिड़की से भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। हालांकि अचानक हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़कर उन्हें अंदर खींच लिया। वो येजुन और फैनवू ने भी चमकती आंखों से उस दृश्य को देखा और एक बार और हमेशा के लिए नरक से बचाए जाने की इच्छा व्यक्त की। तारानकन 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 बाय जेमिन। शानविगुआन बिंगजू, लियांग पेंग और चेन हे एक 4 मंजिला इमारत के ऊपर खड़े थे और कांपते कदमों के साथ अपनी ओर बढ़ते हुए लाशों को देख रहे थे। वो बच्चा अब निश्चित रूप से अधिक बहादुर हो गया है, लियांग पेंग ने आश्चर्य से आगे देखते हुए कहा। कई मीटर दूर जमीन पर फू जुएफेंग सड़क के बीच में जो कुछ भी पाता था, उससे आसपास की इमारतों की खिड़कियों को नष्ट कर रहा था। उसके हाथ में जुवान्युआन तलवार किसी भी ज़ॉम्बी को काटने के लिए जिम्मेदार थी जो बहुत करीब आ जाता था, और फुल कोट जो बाई ने पहना था। जेमिन ने उसे अस्थायी रूप से जो उपकरण उधार दिए थे, उनसे उन जीवों से संक्रमित होने का खतरा 70% तक समाप्त हो गया था। सुसज्जित गियर के कारण कम से कम 2 से 3 गुना अधिक आंकड़ों के साथ फू जुएफेंग को अब ज़ॉम्बीज का डर नहीं था, और उनमें से कुछ दर्जन को मारने के बाद उसने पहले से ही लेवल 6 इवॉल्वर बनने के लिए पर्याप्त आत्मिक शक्ति अवशोषित कर ली थी। फू जुएफेंग ने भी बाई जेमिन की सलाह का पालन करने का फैसला किया, और हर बार जब वह ऊपर उठता तो अपने अर्जित स्टेटस पॉइंट्स को चपलता और सहनशक्ति को सौंप देता। हर बार जब उसे अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस होती तो बाई जेमिन के प्रति उसकी कृतज्ञता बढ़ती ही जाती, और साथ ही उसे एहसास होने लगता कि उसके और दूसरों के बीच शक्ति में कितना बड़ा अंतर है। बाई जेमिन और अन्य लोगों के बीच महिला छात्रावास में बंद लोगों को बचाने के मामले पर चर्चा खत्म हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। बैठक के दौरान एक योजना तैयार की गई जिसमें 4 भाग शामिल थे। योजना का पहला भाग शोर मचाकर आसपास के सभी ज़ॉम्बी या किसी अन्य प्राणी को लुभाना था। इस तरह वे दूसरे दुश्मनों का सामना करने से बच सकते थे और व्यवहारिक रूप से घिरे होने की संभावना को खत्म कर सकते थे। साथ ही अगर पीछे हटना जरूरी हो तो इससे रास्ता भी खुल जाएगा। कै जिंगी, अब तुम्हारी बारी है। फू जुएफेंग सुंदर कै जिंगी के पास गया और अपना पूरा कोट उतारकर उसे जुवान्युआन तलवार सौंप दी। कै जिंगई ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली, फिर आगे बढ़ी और धीरे धीरे पास आकर उसने भयभीत होकर लाशों के समूह को देखा जिनके अंगों को फू जुएफेंग ने पहले ही काट दिया था। 20 से ज्यादा ज़ॉम्बी जमीन पर पड़े अपने ही खून में तड़प रहे थे जो उनके जख्मों से बह रहा था, और वे लगातार उसकी तरफ गुर्रा रहे थे। हालांकि उनके हाव भाव बेहद भयानक थे और खून की गंध बेहद घिनौनी थी। कै जिंगई ने अपने दांत पीस लिए और तलवार को ऊपर उठाकर नीचे की ओर तेजी से वार किया। आपने सामान्य ज़ॉम्बी स्तर 4 की आत्मा शक्ति हासिल कर ली है। सहन शक्ति जोड़ 4। आप लेवल 2 तक पहुंच गए हैं। आप स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट प्राप्त करते हैं। जुवान्युआन तलवार, जो एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना है, की शानदार धार के कारण, जो लगभग किसी भी स्तर 40 राक्षस या दुश्मन की सुरक्षा को भेदने की क्षमता रखती है। ज़ॉम्बी का सिर इतनी आसानी से अलग हो गया मानो वो मक्खन को काटने वाला एक गर्म चाकू हो। कै जिंगई स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने ज़ॉम्बी के जीवन को इतनी आसानी से समाप्त करने की उम्मीद नहीं की थी। ठीक इसी कारण से उसने अपने पिछले वार में इतनी ताकत का इस्तेमाल किया था, और अगर तलवार के ब्लेड से उसके हाथों तक मांस काटने की वीभत्स अनुभूति नहीं होती तो वो जमीन का एक हिस्सा भी काट सकती थी। अभी भी डरी हुई, लेकिन साथ ही थोड़ी साहसी और उत्सुक महसूस करते हुए वो सावधानी से दूसरे ज़ॉम्बी की ओर बढ़ी, और ये देखकर कि वास्तव में कोई खतरा नहीं है, उसने फिर से काट दिया। अचानक एक उत्परिवर्तित कुत्ता एक कोने में प्रकट हुआ और खून की आवाज और गंध से आकर्षित होकर आगे बढ़ा और कै जिंगई को जानलेवा नजरों से देखने लगा। कै जिंगई का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया और उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो केवल उत्परिवर्तित कुत्ते को पास आते हुए डर के मारे देख सकती थी। वर्तमान स्थिति अक्षम लाशों से बहुत अलग थी। इसके अलावा कै जिंगई की औसत व्यक्ति की गति के साथ वो कभी भी उत्परिवर्तित कुत्ते से बच नहीं सकती थी, जो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 3 से 4 गुना तेज था। स्वुश स्वुश स्वुश, दूर से 3 ऊंची आवाजें सुनाई दी, और अगली चीज जो डरी हुई कै जिंगई ने देखी वो ये थी कि उत्परिवर्तित कुत्ता बिना किसी दर्द के गुर्राहट के जमीन पर गिर गया। एक तीर जानवर के सिर में घुस गया था, दूसरा तीर उसकी गर्दन में घुस गया था, और तीसरा तीर उसके पेट में मजबूती से धंस गया था। लाल रक्त बहने लगा। छिद्रों से धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है, जिससे अब बेजान शरीर के चारों ओर एक छोटा सा पोखर बन जाता है।
कई जिंगई ने उत्परिवर्तित कुत्ते को देखा जो एक पल में मारा गया था। फिर सड़क के उस पार की इमारत को देखने के लिए मुड़ी और जल्दी से याद किया कि वो वास्तव में अकेली नहीं थी। राहत की सांस लेते हुए और आभार में मुस्कुराते हुए उसने बाकी लाशों को मारना शुरू कर दिया और स्तर ऊपर कर लिया। हर बार जब वो ऊपर उठती थी तो वो फू जुएफेंग की तरह चपलता में एक अंक और सहनशक्ति में एक अंक जोड़ती थी, क्योंकि शुरुआत में ये दो आंकड़े जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। पर्याप्त चपलता के साथ हमलों से बचा जा सकता था और भागने के साथ साथ लड़ने की संभावना भी बनी रहती थी, लेकिन थकावट को झेलने के लिए सहनशक्ति की आवश्यकता थी, अन्यथा कुछ भी मतलब नहीं रखता था। चेन हे ने धीरे से आह भरी और अपना धनुष नीचे कर लिया। वर्तमान में चेन हे का धनुष कोई खजाना नहीं था, यह उसके तीरों की तरह ही एक सामान्य धनुष था। इसलिए उत्परिवर्तित कुत्ते के फर को भेदने के लिए उसे कुछ जादुई शक्ति का उपयोग करके तीरों की नोक में कुछ मन डालना पड़ा। हालांकि क्योंकि वह अभी तक इस नई शक्ति ऊर्जा को नियंत्रित करने में काफी अच्छा नहीं था, इसलिए लंबे समय में खपत काफी अधिक थी। हमें योजना के तीसरे भाग पर जल्द ही काम शुरू कर देना चाहिए, भाई जैमिन ने कहा और जवाब की प्रतीक्षा किए बिना इमारत से बाहर कूद गया। योजना का दूसरा भाग निश्चित रूप से उन लोगों को लड़ने का साहस देने के अवसर का लाभ उठाने के लिए था, और वर्तमान में इसे समाप्त करने के लिए बहुत कम समय बचा था। इसलिए यह अंतिम दो भागों को लागू करने का समय था जो वास्तविक लड़ाई की वास्तविक शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते थे। oceanofpdf.com अध्याय 45 कांगलैन कम उपचार। फू जुएफेंग बाई जैमिन ने अन्य प्राणियों या अधिक ज़ॉम्बी को आकर्षित करने की चिंता किए बिना जोर से चिल्लाया। वास्तव में यही विचार था। फू जुएफेंग तेजी से उसके पास गया और श्रद्धा और कृतज्ञता से भरी नजर से पूछा, बड़े भाई बाई, क्या आपको कुछ चाहिए? अभी के लिए इतना ही काफी है। कई जिंगई, झोंक दे और कांगलैन को वापस आराम करने के लिए बुलाओ, बाई जेमिन ने गहरी आवाज में आदेश दिया। झोंक दे वो दूसरा व्यक्ति था जिसने बाई जैमिन का अनुसरण करने का फैसला किया था। अतीत में विश्वविद्यालय की स्थानापन्न बास्केटबॉल टीम का हिस्सा होने के कारण उसका शरीर अच्छी स्थिति में था। जहां तक कांगलैन की बात है, वो चश्मा पहने लड़की थी जो खड़ी भी हुई। वो उन चार में से आखिरी थी जिसने बाई जैमिन के लुभावने लेकिन खतरनाक प्रस्ताव को स्वीकार करने की हिम्मत की। अतीत में वो बहुत अध्ययनशील थी और आमतौर पर किसी भी चीज में खुद को अलग नहीं करती थी। हालांकि उसके शांत दिखने के पीछे एक बहुत ही बहादुर और दृढ़ महिला थी। जब वे चारों वापस लौटे तो कांगलैन ने जुवान्युआन तलवार और फुल कोट बाई जैमिन को सौंप दिया। वो लाशों को मारने वाली चारों में से आखिरी थी। आप में से प्रत्येक किस स्तर पर है? बाई जैमिन ने पूछा, क्योंकि उसे वे कौशल रोल मिले थे जो उन्होंने अपने पहले ज़ॉम्बी का शिकार करने के बाद प्राप्त किए थे। अपने अधीन लोगों को अधिक नियंत्रण में रखने के लिए उसने अनुरोध किया था कि किसी कौशल का उपयोग करने से पहले उन्हें उसे दिखाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा विचार था जो फू जुएफेंग के साथ जो हुआ था उसके बाद उसके दिमाग में आया था। मेरा स्तर 5 है। मैंने चपलता और सहनशक्ति में अपने अंक समान रूप से वितरित किए हैं। कई जिंगी ने उसे घूरते हुए घोषणा की। स्तर 5 मेरी पसंद शक्ति और चपलता थी, झोंक दे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, फिर चुप हो गया। मेरा लेवल भी 5 है। लेकिन कांगलैन कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। हालांकि अंत में उसने धीरे से समझाया, मैंने अभी तक अपने स्टेटस पॉइंट वितरित नहीं किए हैं, मेरे पास 10 मुफ्त है। ओह, बाई जैमिन ने उसे थोड़ा उलझन में देखा और धीरे से पूछा, ऐसा क्यों है? अगर तुम मेरे कौशल को देखोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। कांगलान ने उस स्क्रॉल की ओर इशारा किया जो उसने बाई जेमिन को दिया था। बाई जैमिन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर हिला दिया, इससे पहले कि वो कौशल स्क्रॉल का निरीक्षण करना शुरू कर दे। चपलता वृद्धि अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 3। इस कौशल को सीखने के बाद चपलता स्थायी रूप से जोड़ 20 अंक बढ़ जाती है। पावर बूस्ट अवर्गीकृत कौशल स्तर 3। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए आपको 3 मन पॉइंट का उपभोग करना होगा। सक्रियण के बाद ये 5 मिनट के लिए शक्ति को जोड़ 35 पॉइंट तक बढ़ाता है। प्रभाव समाप्त होने के बाद कौशल का कूलडाउन समय 20 मिनट है। लेसर हीलिंग फर्स्ट ऑर्डर स्किल लेवल 1। इस स्किल को सक्रिय करने के लिए 10 मैना पॉइंट का उपभोग करना होगा और उपयोगकर्ता के पास कम से कम 5 मैजिक पॉइंट होने चाहिए। ये छोटे मोटे घावों को ठीक कर सकता है और इसके लगातार इस्तेमाल से हड्डियों के फ्रैक्चर के उपचार में तेजी आ सकती है। जादुई शक्ति उपचार को प्रभावित करती है। इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद ये 12 घंटे के लिए कूलडाउन में चला जाता है। एजिलिटी बूस्ट का अधिग्रहण कै जिंगई ने किया था। पावर बूस्ट का अधिग्रहण जोग डे ने किया था और लेसर हीलिंग को कांगलैन ने हासिल कर लिया था। पहले 2 कौशलों के लिए बाई जैमिन की प्रतिक्रिया काफी सहज थी। हालांकि कांगलैन द्वारा प्राप्त कौशल को देखकर वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यहां तक कि जब फू जुएफेंग ने लाश को अक्षम कर दिया था तब भी कांगलैन ने वास्तव में इतना अच्छा कौशल प्राप्त किया था। ये कुछ ऐसा था जिसकी बाई जेमिन ने उम्मीद नहीं की थी। लिलित ने कुछ दिन पहले उसे जो बताया था उसके अनुसार यदि वे अधिक शक्तिशाली राक्षसों का शिकार भी करें तो भी उन्हें वही मिलेगा जो उन्हें ज़ोंबी को मारने पर मिलेगा, क्योंकि आत्मा रिकॉर्ड ये भेद करने में सक्षम था कि कब किसी व्यक्ति को बाहर से मदद मिली और कब उसने स्वयं कुछ किया। यही कारण था कि बाई जेमिन ने अधिक शक्तिशाली राक्षसों की तलाश करने की जहमत नहीं उठाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कांगलैन को इतनी अच्छी स्किल मिलेगी।
हालांकि वो किसी भी तरह से युद्ध में उपयोगी नहीं थी, लेकिन इस स्किल के साथ जब तक कोई उसकी रक्षा करता है वो पीछे से हीलिंग का ध्यान रख सकती है। बेशक ऐसा संभव होने के लिए कांग लैन के पास बहुत सारा मैना होना चाहिए, और जितना ज्यादा मैजिक उतना ही बेहतर। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। बाई जेमिन मदद नहीं कर सका, लेकिन चश्मा वाली लड़की को देखता रहा जैसे कि वो किसी तरह का खजाना हो। शायद उसकी निगाहों में आए बदलाव को महसूस करते हुए कांग लैन खुद को थोड़ा सा शर्माने से नहीं रोक सकी। कांग लैन, आपके वर्तमान आंकड़े क्या है? बाई जेमिन ने एक पल सोचने के बाद पूछा। ये कांग लैन की आंखें हिल गईं क्योंकि उसने व्यक्तिगत स्थिति विंडो को देखा जो केवल वो देख सकती थी, और ध्यान से कहा, शक्ति 4, चपलता 5, सहन शक्ति 8, मन 20, जादू 35, यही यहाँ लिखा है। बाई जेमिन की आंखें चमक उठी और लिलित की आवाज उसके बगल में सुनाई दी। ओह, इस लड़की में अच्छी खासी जादुई शक्ति है। वास्तव में जबकि वो बाई जेमिन की तुलना में उतनी प्रभावशाली नहीं थी, और जबकि उसके बाकी आंकड़े सबसे अच्छे रूप में औसत थे, कांग लान के पास कम से कम 2 गुना मैना था, जो कि सोल रिकॉर्ड के आगमन के बाद एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त होगा, और उसकी जादुई शक्ति भी एक मानव प्रतिभा के स्तर पर थी। मैं समझ गया। बाई जेमिन ने अपने चेहरे पर आश्चर्य को जाहिर किए बिना बाहरी तौर पर शांत बने रहे और धीरे से कहा, अपने सभी अंक मन और जादू में बांट ले। आप वितरण का फैसला करें। ठीक है। कांग लैन ने तुरंत सिर हिलाया और दोनों आंकड़ों को 10 अंक आवंटित कर दिए। वो बाई जेमिन के इरादे को भी समझ गई और मन ही मन खुश हो गई। हालांकि यह सच था कि कै जिंगई और बाकी लोगों की तुलना में उसकी युद्ध शक्ति बेहद कम होगी। अगर वो किसी सक्रिय जादू कौशल पर अपना हाथ आजमाने में कामयाब हो जाती है तो उसकी शक्ति भी आसमान छू जाएगी, ड्रैगन गेट से छलांग लगाने वाली मछली बन जाएगी। इसके अलावा जब तक बाई जेमिन वहां है, कांग लैन जानती थी कि उसकी सुरक्षा और भलाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। अगर बाई जेमिन की मृत्यु हो जाती तो क्या होता? तब कांग लैन के पास उसे हराने में सक्षम दुश्मन के खिलाफ बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए वो उन समस्याओं के बारे में भी चिंता नहीं करती थी जिनका उसके पास कोई समाधान नहीं था। तुम में से प्रत्येक अपना अपना कौशल सीखो। बाई जेमिन ने कांग लैन की ओर देखने से पहले कौशल स्क्रॉल वापस सौंप दिया और आदेश दिया, कांग लैन, मेरे बाएं हाथ पर अपना कौशल प्रयोग करो। उसके हाथों में मौजूद स्क्रॉल अनगिनत सफेद प्रकाश कणों में बदल गया जो उसके शरीर में प्रवेश कर गए। उसकी आत्मा की गहराई में अजीब सफेद रेखाओं वाला एक पारदर्शी रंगीन रून बन गया। कांग लैन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जैसे कि वो जीवन भर यही करती रही हो, उसने कौशल को सक्रिय किया। उसके हाथों में एक हल्की पीली सफेद रोशनी चमकी और बाई जेमिन के टूटे हाथ को धंक दिया। अपने आधे से ज्यादा मान खोने के बाद कांग लैन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हालांकि बाई जेमिन को अभी भी उसे घूरते हुए देखकर उसने अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर से अपना कौशल सक्रिय कर दिया। इस तरह कुछ ही सेकंड में उसका सारा मान खत्म हो गया। बाई जेमिन ने तुरंत ही बदलाव महसूस किया क्योंकि वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी टूटी कलाई की मरम्मत हो रही है और हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज फिर से आ रही है। ये बहुत ही स्पष्ट था, जिससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। oceanofpdf.com अध्याय 46 तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, भाग 1। बाई जेमिन को अपनी कलाई के अंदर से बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे अपने दांत पीसने पड़े ताकि उसके मुंह से कोई आवाज न निकले। हालांकि वो भयानक दर्द जल्द ही खुजली में बदलने लगा, बेहद असहज खुजली। सौभाग्य से वो एहसास भी थोड़े समय के लिए ही था, शायद कांग लैन के कौशल की बदौलत। कांग लैन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसके पहले लाल हो चुके होंठ अपना रंग खोने लगे, मानो वो अचानक किसी बीमारी से पीड़ित हो गई हो। वो अचानक चक्कर आने से थोड़ा लड़खड़ाई। सौभाग्य से बाई जेमिन ने पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद की थी, क्योंकि उसने खुद फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपने सभी मैना को अचानक खर्च करने के बाद उसी भावना का अनुभव किया था। अच्छा काम किया, कांग लैन। बाई जेमिन ने उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया तथा उसे गिरने से बचाते हुए धीरे से सहारा दिया। नहीं, कुछ नहीं, उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। हालांकि वो थकी हुई थी और इतने कम समय में अपने सारे मन का इस्तेमाल करने के कारण उसे कुछ मतली महसूस हो रही थी, लेकिन वो वास्तव में बेहद संतुष्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि बाई जेमिन, जो आमतौर पर दूसरों के साथ उदासीन और लापरवाह रहता था, से ऐसी प्रशंसा पाकर इसका मतलब था कि वो वास्तव में उसके पिछले काम की सराहना करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। उसने कै जिंगई को देखा और गहरी आवाज में कहा, कै जिंगई, कांग लैन का समर्थन करो और उसे आराम करने में मदद करो। कै जिंगई ने सिर हिलाया और जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी और वे दोनों इमारत के अंदर चले गए। खुद को मुक्त करने के बाद बाई जेमिन ने अपने सामने फू जुएफेंग और जोंग डे को देखा और सरल आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला देना शुरू कर दिया। उन्हें आगे क्या करना है इस बारे में बताया गया। तारानकन 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 इस बीच लियांग पेंग, चेन हे और शानविगुआन बिंग जू जोबी को हराने की योजना के तीसरे भाग को शुरू करने और लागू करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वे 100% निश्चित नहीं थे कि यह एक फर्स्ट ऑर्डर विकसित प्राणी था या नहीं। इस नई दुनिया में जहां मौत सिर्फ आधे कदम की दूरी पर थी, सबसे कमजोर दुश्मन से लड़ने के लिए जितना संभव हो उतना बेहतर तरीके से तैयार रहना सबसे अच्छा था। ये काफी होना चाहिए।
शानवेगुआन बिंगजू ने दोनों हाथ पीछे खींच लिए और धीरे धीरे सांस लेने लगी। उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी और उसके खूबसूरत चेहरे से पसीने की एक छोटी बूंद धीरे धीरे नीचे गिर रही थी, जो अब पहले की तरह बिल्कुल सफेद की बजाय बीमार सफेद दिख रही थी। उसके सामने करीब आधा मीटर लंबा बर्फ का खंभा था। बर्फ के खंभे की लंबाई के साथ साथ करीब 5 सेंटीमीटर लंबे बर्फ के कांटे थे जो बाहर की ओर इशारा करते थे। यह एक ऐसा हथियार था जिसमें बहुत ज्यादा छेद करने की शक्ति थी, जो लक्ष्य के शरीर में आसानी से घुस सकता था और शरीर के साथ विपरीत दिशा में लगे कांटों के कारण इससे छेदे गए किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से मुक्त होना बेहद मुश्किल होता। क्या तुम ठीक हो? चेन हे ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। शानवेगुआन बिंगजू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बर्फ की डंडी को अच्छी तरह देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि यह खूंटा बहुत पतला था और देखने में बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन शानवेगुआन बिंगजू को अपनी रचना पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उसने अपना 90% मन खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से वह मानसिक रूप से इतनी थक गई थी। शानवेगुआन बिंगजू ने न केवल अपना सारा मान इस छोटे से आधे मीटर के बर्फ के खंभे में केंद्रित कर लिया था, बल्कि उसने अपनी जादुई शक्ति का हर हिस्सा भी इसमें भर दिया था और अपने मस्तिष्क की हर कोशिका को अपनी रचना में केंद्रित कर दिया था। ये बर्फ का खंभा सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ था। अब तक उसने अपने बर्फ कौशल से जो हथियार बनाया था, उसका वर्णन किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं था। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने और वस्तु की मजबूती की जांच करने के लिए उसने लियांग पेंग से कहा कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर हथौड़े से बर्फ के खंभे पर प्रहार करे। अगर यह चीज टूट गई तो बाद में मुझे दोष मत देना। लियांग पेंग अपने सिर को खुजाने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वो छोटे से खंभे को देख रहा था। यदि यह कम से कम इतना भी प्रतिरोध नहीं कर सकता, तो जो योजना हमने पहले बनाई थी वो कभी काम नहीं करेगी। शानवेगुआन बिंगजू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लियांग पेंग ने अपने कंधे उचकाए और हथौड़े को ऊपर उठाया। जोरदार गर्जना के साथ उसने पूरी ताकत से नीचे की ओर वार किया और हथियार के वजन का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन इस तरह हिली मानो वो किसी भी क्षण ढह जाएगी और उसमें 1 मीटर से अधिक लंबी कई दरारें दिखाई देने लगी। हालांकि चेन हे को आश्चर्य हुआ और लियांग पेंग को विश्वास नहीं हुआ कि हथौड़े के नीचे रखा बर्फ का टुकड़ा, जो कि प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया था, वास्तव में टुकड़े टुकड़े भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें से अभी भी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक निकल रही थी, जो कि सब कुछ जमा देने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। प्रभावशाली। चेन हे ने ईमानदारी से प्रशंसा की। पहले किए गए प्रहार से पूरी दीवार गिर जानी चाहिए थी, लेकिन शानवेगुआन बिंगजू द्वारा बनाया गया बर्फ का खंभा इस तरह से टिक गया जैसे वो कुछ भी नहीं था। शानवेगुआन बिंगजू ने भी सिर हिलाया और उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक दिखाई दी। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों का काम यहीं खत्म हो गया है, वाई ज़ैमिन ने कहा, सीधे ऊपरी मंजिल पर कूद गया और खिड़की से अंदर घुस गया। हालांकि अतीत में ऐसा करना असंभव था, लेकिन उसके वर्तमान आंकड़ों के साथ ऐसा करना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां सब कुछ हो गया, चेन हे ने उत्तर दिया। उसने उसे उत्सुकता से देखा और पूछा, तुम्हारे हिस्से का काम पूरा हो गया? खत्म हो गया, वाई ज़ैमिन ने जवाब दिया और एक कोने में बैठकर अपना बायां हाथ जांचने लगा। इससे पहले वाई ज़ैमिन ने अनुमान लगाया था कि उनकी टूटी कलाई को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह और लगेगा। हालांकि उन्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि अब उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में केवल 5 दिन लगेंगे। इसका कारण स्वाभाविक रूप से कांग लेन द्वारा उस पर इस्तेमाल किया गया लघु उपचार कौशल था। बेशक कांग लेन की कम हीलिंग स्किल अकेले वाई ज़ैमिन की जल्दी ठीक होने की वजह नहीं थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण उसका अत्यधिक उच्च स्वास्थ्य आंकड़ा था, जो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसकी उपचार प्रक्रिया को लगभग 10 गुना तेज कर रहा था। 90 स्वास्थ्य बिंदुओं और कांग लेन के कौशल के साथ साथ एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसकी उच्च जादुई शक्ति के साथ जिस गति से वाई ज़ैमिन ठीक हो रहा था वो बस आश्चर्यजनक था। वाई ज़ैमिन ने अनुमान लगाया कि 3 दिनों तक दिन में 2 बार उपचार के साथ उसकी टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जब उसने सोचा कि उसके अतीत और वर्तमान के बीच शक्ति में कितना अविश्वसनीय अंतर है। वाई ज़ैमिन ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि भविष्य में उसके लिए क्या रखा है। बेशक सबसे पहले उसे अगली लड़ाई में जीवित रहना था, जिसमें खरोंच का मतलब मौत था, तभी उसके लिए संभावित भविष्य के बारे में सोचना संभव था। हालांकि अगर वह इतना भी जीवित नहीं रह पाया, तो इसका मतलब था कि कहीं न कहीं जल्दी या बाद में वह गिर जाएगा। जब वाई ज़ैमिन उसकी शारीरिक स्थिति की जांच कर रहा था, शानवेगुआन बिंगजू दूसरे कोने में भस्म हो चुके माने को वापस पाने के लिए बैठ गई थी। आखिरकार वह आगामी लड़ाई में एक जरूरी योद्धा थी। इसके अलावा कभी कभी वो जटिल आंखों से उसकी ओर देखती थी। वहां नफरत थी, लेकिन कृतज्ञता भी थी। वहां स्वीकृति थी, लेकिन अस्वीकृति भी थी। जटिल और विरोधी भावनाएं लगातार एक साथ घुलमिल जाती थीं। oceanofpdf.com अध्याय 47 तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, भाग 2 अंतिम। शानवेगुआन बिंगजू स्वभाव से ही सतर्क रहने वाली महिला थी। इसके अलावा पुरुषों के प्रति उसकी यह सतर्कता विशेष रूप से अधिक थी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसे पुरुषों से उसके रूप के आधार पर अलग अलग नजरिए और व्यवहार मिले थे।
हालांकि ये तथ्य कि बाई जैमिन ने अपनी बात तब भी रखी जब उसे स्पष्ट रूप से कुछ हासिल नहीं होने वाला था और इस मिशन पर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, ने उसे चौंका दिया था। साथ ही इसने उसे यह एहसास भी कराया कि शायद, बस शायद, सभी लोग या यहाँ तक कि सभी पुरुष उसके प्रति एक जैसा व्यवहार या नजरिया नहीं रखेंगे। बेशक ऐसा विचार अभी भी अपने बचपन के दौर में था और बस एक क्षणभंगुर विचार था। क्या यह विचार आत्मविश्वास जैसी किसी बड़ी चीज में बदल जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। तारानकन 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 पूरे 3 घंटे तक इमारत के अंदर रहने के बाद शानवेगुआन बिंगजू का मन आने वाले युद्ध को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से पुनः प्राप्त हो गया था। इन 3 घंटों के दौरान चारों में से किसी ने भी विशेष रूप से कुछ नहीं किया। केवल चेन हे और शानवेगुआन बिंगजू कभी कभी बातचीत करते थे और लियांग पेंग अचानक कुछ अर्थहीन और अप्रासंगिक बातें कहकर बीच में हस्तक्षेप करते थे। जहां तक बाई जेमिन का प्रश्न है, वो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ एक छोटी सी तस्वीर को लालसा भरी निगाहों से देख रहा था, जिसे लिलित के अलावा कोई नहीं देख सकता था, जो चुपचाप उसके पास बैठी थी। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे। पीछे एक वयस्क जोड़ा था, जिसके पीछे एक छोटा लड़का और बमुश्किल 8 या 9 साल की लड़की थी। पृष्ठभूमि में सुंदर हरा भरा नजारा था, जहां दूर दूर तक फैले पेड़ अंतहीन समुद्र की तरह थे। ये तस्वीर बाई जैमिन के माता पिता, उनकी छोटी बहन और खुद की एक पारिवारिक तस्वीर थी। उस समय उनका जन्मदिन था और उनकी मां ने पूरे परिवार के साथ चीन की महान दीवार और इतिहास से जुड़ी अन्य खूबसूरत जगहों पर जाने का फैसला किया। यह एक अनमोल याद थी जिसे बाई जैमिन हमेशा अपने साथ हर जगह ले जाते थे, क्योंकि विश्वविद्यालय और उनके घर के बीच की दूरी के कारण वे अक्सर अपने परिवार से नहीं मिल पाते थे। अब इस पागल दुनिया में जहां विश्वास और विश्वासघात अतीत की तुलना में कहीं अधिक साथ साथ चलते हैं, बाई जेमिन केवल अतीत की यादों से ही गर्मजोशी प्राप्त कर सकता था, जो पहले उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि वो इसे सामान्य बात मानता था। परिवार, लिलित ने पूछा, हालांकि उसे पहले से ही इसका उत्तर पता था। आखिरकार 6 दिनों में ये पहली बार था जब उसने उसके हमेशा पत्थर की तरह सख्त चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति देखी थी। बाई जैमिन ने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि वो और लिलित ज्यादा बात नहीं करते थे, बाई जैमिन जानता था कि वो उसके लिए वहां थी, और अजीब बात यह थी कि उसकी आत्मा की गहराई में उसे भरोसा था कि वह उसे धोखा नहीं देगी। यद्यपि वो आमतौर पर चुप रहते थे, बाई जेमिन को बहुत सहज महसूस हुआ, क्योंकि वह इस दुनिया में आत्मा रिकॉर्ड के आने से पहले भी बहुत ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। आमतौर पर उनके चारों ओर जो शांति छाई रहती थी, वो किसी भी तरह से असुविधाजनक नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत वो अत्यंत आरामदायक थी। मेरा मन लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। शानवेगुआन बिंगजू की ठंडी आवाज ने बाई जैमिन को उसके विचारों से बाहर निकाला। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो उसकी लालसा भरी नजर अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, और वो चेहरा जो व्यवहारिक रूप से अपने ऊपर कुछ भी नहीं दिखने देता था, एक बार फिर से राज करने लगा। यदि आप तैयार हैं तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। शानवेगुआन बिंगजू ने उसकी तरह ही भाव भंगिमाओं के साथ उसे घूरते हुए इशारा किया। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अब और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, और आगे की देरी से चीजें पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं। बाई जैमिन उठ खड़ा हुआ और धीमी सी आह भरी। शानवेगुआन बिंगजू और अन्य दो ने सिर हिलाकर यह व्यक्त किया कि वे भी उसी तरह सोचते हैं, और वे भी खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाई जेमिन कुछ चाहता था, लेकिन एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने बस अपना सिर हिलाना तय किया और बिना कुछ कहे खिड़की की ओर चल दिया। इससे पहले कि वो जा पाता, चेन हे की आवाज उसके पीछे गूंजी, अरे बाई जैमिन। बाई जैमिन ने पलटकर उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। सावधान रहो, अगर तुम्हें लगता है कि जोबी बहुत ज्यादा मजबूत है तो भाग जाओ, हम किसी और दिन कोशिश कर सकते हैं। चेन हे ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। थोड़ी हैरानी के बाद बाई जैमिन ने सिर हिलाया और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं अगले भाग के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूं। चेन हे ने उसे अंगूठा दिखाया, जैसे कि उसे बता रहा हो कि यह सब उसके ऊपर छोड़ दो। ये देखकर बाई जैमिन ने अब और देर नहीं की और खिड़की से बाहर कूद गया, इससे पहले कि वह हवा के एक झोंके में बदल जाए जो कुछ ही सड़कों दूर इमारत की ओर बढ़ रहा था, महिला छात्रावास। जब बाई जेमिन चले गए तो लियांग पेंग ने उठाई हुई भौहों से चेन हे को देखा और हंसे। मुझे लगा कि तुम्हें वो लड़का ज्यादा पसंद नहीं आया। क्या तुम दोनों प्यार में प्रतिद्वंद्वी नहीं हो या कुछ और? हा। चेन हे ने भौहें सिकोड़ी और कुछ गुस्से से उसे देखा और धीरे से कहा, मैं उसे बहुत पसंद नहीं करता हूं। इसका कारण उसका पिछला क्रूर कृत्य है। वो प्यार में मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि मैं बाई जैमिन को उसकी क्रूरता के कारण बहुत पसंद नहीं करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूं। क्या उसे शुभकामनाएं देना स्वाभाविक नहीं है? दिन के अंत में वो अभी भी हमारा सहयोगी है। अरे कितना बोरिंग आदमी है। लियांग पेंग, जिसने सोचा था कि चेन हे अपनी भावनाओं के उजागर होने के बाद शर्म से लाल हो जाएगा, अंत में जब उसने देखा कि सुंदर तीरंदाज की प्रतिक्रिया सामान्य और शांत थी, तो उसने अपने कंधे उचका दिए और जीभ चटकाने लगा। शानवेगुआन बिंगजू ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और बर्फीली आवाज में कहा, अगर आपके पास बकवास करने का समय है तो आप खुद को भी तैयार क्यों नहीं करते? लियांग पेंग ने नाक सिकोड़ी और अपने कंधे पर बड़ा हथौड़ा रखकर बाहर की ओर चल दिया। इतने वजन के साथ वो खिड़की से बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर सका, वरना वो दिखावा करने की कोशिश में अपने दोनों पैर तोड़ सकता था।
लियांग पेंग के गायब हो जाने के बाद शानवेगुआन बिंगजू ने एक डोरी जैसी चीज उठाई और उसे बर्फ के खंभे की नोक पर बांध दिया, फिर उसे जमा दिया और डोरी तथा खंभे को एक साथ जोड़ दिया। ये स्ट्रिंग वास्तव में कार्बन फाइबर थी और जिम व्यायाम मशीनों से ली गई थी। यह विशेष रूप से वजन के लिए प्रतिरोधी थी और दबाव में बेहद टिकाऊ थी और साथ ही एक बहुत अच्छी लचीली सामग्री थी जो अचानक खींचने में सक्षम थी। इसका उपयोग आमतौर पर नावों, कारों, हवाई जहाज के पुर्जों, साइकिल हुप्स आदि के निर्माण में किया जाता था। हालांकि गुणवत्ता निर्भर करती है। कार्बन फाइबर केबल शानवेगुआन बिंगजू उपयोग कर रही थी जो बहुत मजबूत और लचीली थी। ये देखकर कि वे दोनों अकेले थे, चेन ही ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। बिंगजू, लियांग पेंग ने पहले जो कहा था प्रतिद्वंद्वियों के बारे में ध्यान केंद्रित करो। शानवेगुआन बिंगजू ने उसे आगे बोलने से पहले ही टोक दिया और खिड़की से बाहर देखते हुए उसे याद दिलाया, यहाँ तुम्हारी मदद बहुत जरूरी है। तुम किसी भी कीमत पर अपना ध्यान नहीं भटका सकते। oceanofpdf.com अध्याय 48 असामान्य स्थिति। शानवेगुआन बिंगजू को उसे आगे बोलने का मौका दिए बिना बीच में रोकते हुए देखकर चेन हे ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और फिर एक लंबी सांस लेकर काम पर लग गया। जाहिर है वो जानती थी कि वह क्या कहने वाला है। हालांकि शानवेगुआन बिंगजू को न केवल किसी भी रोमांटिक चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि भले ही वो चेन हे पर इतना भरोसा करती थी कि उसे अपना दोस्त कहती थी, वो सिर्फ एक दोस्त था। दिन के अंत में उसकी दोस्ती ही वो चीज थी जिसे शानवेगुआन बिंगजू संजोती थी। लेकिन अगर वह उससे अधिक की तलाश में था तो इस समय अगर वह उसका जवाब सुनेगा तो उसे केवल दुख ही होगा। भविष्य के बारे में क्या, यह कोई नहीं जानता था। बात बस इतनी थी कि शानवेगुआन बिंगजू और चेन हे ने कितने साल साथ बिताए थे, लेकिन फिर भी वह उसके दिल में जगह बनाने में नाकाम रहे। ऐसी दोस्ती का दोस्ती से बढ़कर कुछ और बन पाना मुश्किल होगा। तारांकन 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 महिला छात्रावास में। बहुत बढ़िया, इस बार हम बच गए। ली ना ने उत्साह और खुशी से भरी अपनी आवाज को दोनों हाथों से दबाते हुए कहा। हम बच जाएंगे। गाओ मिन और फैनवू ने एक दूसरे को गले लगाया और भावुक होकर रोने लगे। यहाँ तक कि आमतौर पर सकारात्मक रहने वाले गाओ मिन भी कई दिनों तक बिना उचित भोजन के रहने और एक ऐसी जगह पर बंद रहने के बाद सारी उम्मीद खोने लगे थे जो उनके लिए जेल जैसा था। लड़कियों, देखो। वू यीजुन ने तुरंत देखा कि एक युवक महिला छात्रावास की ओर बढ़ रहा है। हालांकि जब उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसे दिखाना चाहा तो वो पहले ही बिजली की गति से गायब हो चुका था। जल्दी। वू यीजुन आश्चर्यचकित था और मन ही मन खुश भी। यह व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली साबित होगा, लड़कियों के लिए उतनी ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि बचाए जाने की उम्मीदें भी तेजी से बढ़ेंगी। लड़कियों के छात्रावास में फंसी हुई, बचने का कोई मौका न देखकर, जहां अगर वे भूख या प्यास से नहीं मरती तो वे ज़ॉम्बी द्वारा खाए जाने से मर जाएंगी। ऐसी क्रूर और विनाशकारी वास्तविकता के साथ अगर लड़कियां एक दूसरे का उत्साहवर्धन न करती तो वे सभी अभी पागल हो जाती। कुछ दिन पहले जब उन्होंने कियाओ लॉन्ग को अजेय शक्ति दिखाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि आखिरकार मदद आ गई है। हालांकि वो जो एक सुपर ह्यूमन जितना शक्तिशाली था, उसे भी किसी अज्ञात शक्ति ने बुरी तरह पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़कियां अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। जिस समय वे अपना मूड ठीक करने के लिए जश्न मना रहे थे, उसी समय दरवाजे के बाहर खड़े लाशें लड़कियों के छात्रावास की ओर बढ़ी और दरवाजे पर हिंसक हमला करना शुरू कर दिया। चारों लड़कियां बिना कोई आवाज किए अपना मुंह बंद कर लेती हैं, हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती, चुपचाप एक साथ खड़ी रहती हैं। वे डरी हुई दरवाजे की ओर देखती रहती हैं। उनकी नज़र में दरवाजा एक जेल का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे फंसी हुई हैं, लेकिन साथ ही यह उनके भागने और बचने का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर दरवाजा गिर गया तो वे सभी जानते थे कि बचने का कोई मौका नहीं होगा। धमाका। अचानक इमारत में कहीं से जोरदार धमाका हुआ और छात्रावास के दरवाजे पर दस्तक दे रहे लाश के टुकड़े रुक गए। लड़कियों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्होंने जानवरों को गुर्राते हुए और कांपते कदमों से विपरीत दिशा में भागते हुए महसूस किया। चारों लड़कियां एक दूसरे को डर और थोड़ी उम्मीद के साथ देखती रहीं और दरवाजे की तरफ मुंह करके एक बिस्तर पर बैठ गईं। अब वे केवल इंतजार ही कर सकते थे। तारांकन 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 टकराना। बाई जमीन महिला छात्रावास के मजबूती से बंद सामने के दरवाजे के सामने आई और उसे लात मारकर खोल दिया। धातु के दरवाजे के खुलने की आवाज हर जगह गूंजी और उसकी प्रतिध्वनि आसपास की इमारतों में भी फैल गई। चूंकि आसपास के ज़ॉम्बी पहले ही फुज़ुएफे और बाकी लोगों द्वारा खत्म कर दिए गए थे, इसलिए कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया। हालांकि बाई जैमिन संतुष्ट नहीं था और उसने कसकर भौहें सिकोड़ ली। यह ज़ॉम्बी बाहर क्यों नहीं आता, बाई जैमिन ने मन ही मन सोचा। अब तक जब तक एक निश्चित मात्रा में शोर होता, ज़ॉम्बी उस दिशा में जरूर आगे बढ़ते। हालांकि इतना हंगामा करने के बाद भी वो अजीब ज़ॉम्बी जो इस मिंग शुई शुई लड़की ने यहां से जाने से पहले देखा था, वो खुद को नहीं दिखाया। बाई जैमिन की सतर्कता और भी बढ़ गई जब वो धीमे और सतर्क कदमों से इमारत के अंदर की ओर बढ़ा। हालांकि मिंग शुई शुई ने कहा था कि कियाओ लॉन्ग ने तीसरी मंजिल पर जाने से पहले पहली 2 मंजिलों को साफ कर दिया था। बाई जैमिन को किसी भी चीज पर भरोसा नहीं था, सिवाय उस समय जो उसने अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही बाई जैमिन ने अंदर कदम रखा, सड़े हुए खून और सड़े हुए मांस की गंध ने उसके नथुनों को जकड़ लिया।
हर जगह ज़ॉम्बी लाशें और लोग पड़े थे, जिससे भयावह दृश्य बन गया जो दुनिया के सबसे मर्दाना आदमी को भी डराने के लिए काफी डरावना था। लेकिन इतने सारे लोगों को मरते हुए देखने के बाद बाई ज़ैमिन को लगा कि कम से कम इतना तो वो सह ही सकता है। इसलिए एक पल रुकने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। निचली मंजिल पर जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं था। उस क्षेत्र में केवल लाशें और मौत ही दिखाई दे रही थी। सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो बाई जेमिन को बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखने को मिला जैसा उसने पहली मंजिल पर देखा था, और यदि प्रत्येक शरीर पर अलग अलग कपड़े न होते या वे मरने के बाद जिस स्थिति में थे वो न होती तो उसे लगता कि वो अभी भी पिछली मंजिल पर ही है। तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर बाई जेमिन को अंततः हलचल के संकेत दिखे। 50 से ज्यादा ज़ॉम्बी धीरे धीरे सीढ़ियों की दिशा में गलियारे से नीचे की ओर बढ़ रहे थे। ये सभी ज़ॉम्बी महिलाएं थीं जिन्हें खरोंचने या काटने के बाद संक्रमित किया गया था, या जो सोल रिकॉर्ड और मैना मूवमेंट के आने के बाद बस नासमझ प्राणी बन गई थी। जबकि बाई जेमिन जैसे किसी व्यक्ति के लिए 50 लाशें कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन जब आप उन 50 लाशों को एक बंद स्थान में रखते हैं जहां ठीक से चलने के लिए मुश्किल से कोई जगह बचती है, तो चीजें अलग होती हैं और कठिनाई अनगिनत गुना बढ़ जाती है। सौभाग्य से उसके लिए उसके रेयर ग्रेट ट्रेजर फुल कोट की बदौलत चीजें उतनी जटिल नहीं थी जितनी वे लग रही थी। इसके अलावा ज़ॉम्बी और मूर्ख जानवरों के विपरीत मनुष्य किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए अनुकूल उपाय सोच सकते थे। oceanofpdf.com अध्याय 49 एक कुंवारी सक्कुब्सा। एक क्षण विचार करने और यह विचार करने के बाद कि वहां एक ऐसा प्राणी है जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता है, बाई जेमिन ने लिलित के सामने दिखावा करने की बजाय सुरक्षित खेलने का निर्णय लिया। वो सीढ़ियों की ओर पीछे हट गया जब तक कि वो दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंच गया और वहां लाशों का इंतजार करने लगा। उसकी पीठ लगभग एक दीवार को छू रही थी और उसके शरीर का बायां हिस्सा उस कोने पर था जहां सीढ़ी की दीवार और निचली मंजिल की दीवार मिलती थी। इस तरह वह पीछे से हमला होने से बच सकता था, वो अपने क्षतिग्रस्त हाथ से हमलों को झेलने से बच सकता था, और साथ ही वह अपने दाहिने हाथ से तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा यदि कोई उस पर एकमात्र संभावित कोण से हमला करने की कोशिश करता है। पहली लाशें जल्द ही सीढ़ियों तक पहुंच गईं और नीचे उतरने लगी। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, वे अपने चेहरे पर गिर गए क्योंकि वे नीचे लुढ़क गए जहां बाई ज़ैमिन उनका इंतजार कर रही थी। क्योंकि लाशें अपने शरीर को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकती थी और क्योंकि वे केवल सीधी रेखा में आगे बढ़ना जानती थी, सीढ़ियों की सीढ़ियां उनके लिए विनाश बन गईं। बाई ज़ैमिन ने अपनी तलवार को बार बार ऊपर नीचे घुमाया। लाशों के सिर लगातार फर्श पर लुढ़क रहे थे और बढ़ते नरसंहार के बाद खून जमा होने लगा था जिससे उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा लाल तालाब बन गया था। लेकिन यह सिर्फ बाई ज़ैमिन ही नहीं था जो ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। पीछे से आ रहे ज़ॉम्बी अक्सर अन्य ज़ॉम्बी को कुचलकर मार रहे थे और कई अन्य ज़ॉम्बी सिर के बल गिर रहे थे तथा फर्श पर जोर से टकराने के कारण उनकी गर्दन टूट रही थी। 2 मिनट बाद बाई ज़ैमिन ने सभी 50 ज़ॉम्बी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गिरने के बाद एक भी ज़ॉम्बी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उसके सिर जमीन पर लुढ़क गए। तुम तलवार चलाने में थोड़े बेहतर हो गए हो, लिलित ने उसकी जांघ की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम तलवार चलाने में भी इतने अच्छे हो। बाई ज़ैमिन के मुंह का कोना 2 बार सिकुड़ गया। हालांकि हमेशा की तरह चुप रहने के बजाय इस बार उसने एक सवाल पूछने का फैसला किया जो पिछले कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था। लिलित, चूंकि तुम एक सक्कुब्स हो तो संभवतः तुमने अपने जीवन में कई पुरुषों के साथ सोया होगा, है ना? लिलित ने इस साहसी सवाल पर थोड़ा आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। हालांकि उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई और उसने सपाट आवाज में जवाब दिया, तुम इंसानों की कल्पना बहुत ही जंगली होती है। तुम्हारा क्या मतलब है? बाई ज़ैमिन ने फिर से सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। उसने अपनी घबराहट को शांत करने और छिपे हुए प्राणी को लुभाने के लिए लिलित से बात करने का फैसला किया। वास्तव में लिलित के चुटकुले अक्सर बाई ज़ैमिन के भारी मूड को हल्का कर देते थे और निस्संदेह वो उन कारणों में से एक थी जिसके कारण वो अभी भी पूरी तरह से समझदार बने हुए थे। भले ही मैं एक सक्कुब्स हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी पुरुष के साथ सोना होगा। लिलित उसके पीछे कुछ कदम चली और अपनी आंखें घुमाते हुए धीरे से बोली, क्या यह स्पष्ट नहीं है? आपकी तरह ही आगे विकसित होने और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए मुझे शक्तिशाली दुश्मनों को हराने और भारी मात्रा में आत्मा शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है। बाई ज़ैमिन अपने चेहरे पर हल्के आश्चर्य के साथ पीछे देखने से खुद को रोक नहीं सका और अपने पूरे जीवन का सबसे बेवकूफाना सवाल पूछा, लेकिन क्या आप एक सक्कुब्स नहीं हैं? शैतान के प्यार के लिए क्या तुम मूर्ख हो? लिलित खुद को रोक नहीं पाई और उसके सिर पर तमाचा मारा और गंभीर स्वर में बोली, जबकि हम सक्कुबी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कामुक हैं, मैं ऐसी नहीं हूं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ मजाक करने की वजह से मैं कई पुरुषों के साथ सो चुकी हूं, भले ही यह मुश्किल हो? यकीन मानिए, अपने पूरे जीवन में मैंने कभी किसी पुरुष को अपना नग्न शरीर देखने की इजाजत नहीं दी, उसके साथ सोना तो दूर की बात है। बाई ज़ैमिन के कदम रुक गए और वह अविश्वास भरी आंखों से उसे देखने लगा। कुंवारी, इसमें क्या गलत है? लिलित ने उसे एक मोहक मुस्कान के साथ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि तुम अब मेरी पवित्रता लेना चाहते हो? क्या छोटे ज़ैमिन, तुम बहुत बुरे आदमी हो।
राक्षस की फुसफुसाहट सुनकर बाई जेमिन की सांसें कुछ उखड़ गईं और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, ये पूछते हुए पछतावा हुआ। लिलित ने भी मजाक करना बंद कर दिया क्योंकि उसे पता था कि बाई जेमिन की जान यहाँ दांव पर लगी हुई है, और उसने धीरे धीरे कुछ बातें समझाना शुरू किया। तुम इंसान जो कल्पना करते हो और जो कहानियां बनाते हो वे बिल्कुल सही नहीं होती। उदाहरण के लिए, हम सक्कुबी स्वभाव से सुंदर है और हमारी सेक्स अपील अविश्वसनीय रूप से उच्च है, लेकिन बस इतना ही, हमारा आकर्षण उससे भी अधिक है। खैर, हालांकि मैं शायद अस्तित्व में सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हूं और यहां तक कि उच्च अस्तित्वों में भी मुझे अभी तक ऐसी महिला नहीं मिली है जो मुझसे आगे निकल सके। सम्मानित महसूस करो, छोटे जैमिन। वाह, आपकी विनम्रता सचमुच अविश्वसनीय है, बाई जैमिन ने मजाक में कहा, जब उसने 3 लाशों के एक समूह का सिर काट दिया, जो एक कमरे से बाहर आए थे, जिसका दरवाजा लात मारकर गिरा दिया गया था। अरे, मैं गंभीर हूं। लिलित ने एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसे धमकाया गया था। उसकी मासूम हरकतें बेहद प्यारी और आकर्षक थीं, जो उसके मोहक शरीर के साथ एक खूबसूरत विरोधाभास पैदा कर रही थी। हाँ हाँ, बाई जैमिन ने लापरवाही से सिर हिलाया और लाशों का वध जारी रखा। आप जो भी कहें, महामहिम सुंदर रानी। टस्क। लिलित जानती थी कि बाई जैमिन को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने बस अपनी जीभ चटकाई और उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक के साथ चमक थी। हालांकि अंत में उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फैसला किया कि वो जो सोच रही थी वो नहीं करेगी या चीजें हाथ से निकल सकती थी। दूसरी ओर, बाई जैमिन ने पहले ही 1300 से ज्यादा लाशों को खत्म कर दिया था जो तीसरी मंजिल पर बिखरी हुई थी। महिला छात्रावास बहुत बड़ा था, जैसा कि पुरुष छात्रावास भी था। आखिरकार, विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था और छात्रों की संख्या गिनती से परे थी। हालांकि यह सच था कि सभी लोग परिसर में नहीं रहे, लेकिन कम से कम 40% लोग परिसर में रहे। पुरुष छात्रावास और महिला छात्रावास बड़ी इमारतें थीं जो केवल 4 या 5 मंजिल ऊंची थी, लेकिन कई गज तक फैली हुई थी। आपने सामान्य ज़ोबी स्तर 5 की आत्मा शक्ति हासिल कर ली है। आपका स्तर 21 तक पहुंच गया है। आपने स्वतंत्र रूप से वितरित करने के लिए 2 स्टेटस पॉइंट प्राप्त किए हैं। ओह, अच्छी टाइमिंग। बाई जेमिन को थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। हालांकि 500वें ज़ोबी को मारने के बाद उसे ये बताने वाला मीठा संदेश कि उसने स्तर ऊपर कर लिया है, उसके रेटिना में दिखाई दिया, जिससे उसकी थकावट तुरंत दूर हो गई। लगभग 10 मिनट के बाद बाई जेमिन ने अंततः चौथी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता साफ कर दिया। मिंग शुई शुई द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार, कियाओ लांग को तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर एक अजीब ज़ोबी द्वारा खदेड़ा गया था और अब तक लगभग सब कुछ मेल खाता था क्योंकि बाई जेमिन कियाओ लांग के कौशल के हवाई तोपों द्वारा नष्ट की गई लाशों को नहीं देख सका था। लेकिन तब वो ज़ोबी कहाँ था? बाई जेमिन का उत्तर शीघ्र ही आ गया, क्योंकि जैसे ही उसने इमारत की चौथी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर कदम रखा, एक भयावह दबाव में उसके शरीर को घेर लिया, मानो वो उसे एक टुकड़े में निगल जाना चाहता हो। ये दबाव इतना प्रबल था कि बाई जेमिन ने अपने जीवन में अब तक केवल एक बार ही ऐसा महसूस किया था। oceanofpdf.com अध्याय 50, एड्रेनालाइन और रक्त हेरफेर। जब बाई जेमिन के पैर इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने जो दबाव महसूस किया वो बहुत अधिक था, और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि कई मीटर की ऊंचाई से पानी का झरना उनके ऊपर गिरने पर कैसा महसूस होता है, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा होगा जैसा कि वो उस समय महसूस कर रहे थे। हालांकि बाई जेमिन के मुंह के कोने में फड़कने की बजाय हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं वास्तव में मजबूत हो गया हूं, हाहा। बाई जेमिन जोर से हंसा और एक कदम आगे बढ़ा और उसने जुबानिवान तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सही, वर्तमान बाई जेमिन अब पहले वाले बाई जेमिन नहीं रहे। वर्तमान में वो अब वही लेवल 15 बाई जेमिन नहीं था जो केवल दौड़ सकता था और फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ जीत की एक पतली संभावना के लिए योजना बना सकता था। वो वर्तमान में एक शक्तिशाली लेवल 21 इवॉल्वर था जिसने भारी मात्रा में शुद्ध आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर मॉन्स्टर की आत्मा शक्ति भी शामिल थी। बाई जेमिन ने तब झिझकना बंद कर दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि भले ही वो एक के बाद एक मुकाबले में जीत न पाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हारे भी। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि विकसित ज़ोबी के पास किस प्रकार का कौशल है। स्थिर दृष्टि से, बाई जेमिन ने अपना फर्स्ट ऑर्डर ब्लड मैनिपुलेशन कौशल सक्रिय किया और उसे खुद पर आजमाया। बेशक, उसका इरादा खुद को चोट पहुंचाना नहीं था, उसका उद्देश्य पिछली सभी बार से अलग था। एड्रेनालाइन क्या था? एड्रेनालाइन एक हार्मोन था और इसे एक पदार्थ भी माना जा सकता है। इस पदार्थ में रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने, वायुमार्ग को फैलाने और हृदय गति को बढ़ाने की क्षमता थी। लेकिन यह पदार्थ कब प्रकट हुआ? जब शरीर को खतरा या संकट महसूस होता है तो शरीर एड्रेनालाइन का स्राव करना शुरू कर देता है और यह पदार्थ रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। इसके अतिरिक्त एड्रेनालाइन के बहुत बड़े लाभ थे। उनमें से कुछ थे सजगता में सुधार, प्रतिक्रिया की गति में वृद्धि तथा कई अन्य प्रभाव। तो क्या होगा यदि बाई जेमिन ने अपना रक्त प्रवाह बढ़ा दिया और एड्रेनालाइन को तेज गति से प्रवाहित करना शुरू कर दिया? क्या इससे उन विशेषताओं में और भी वृद्धि होगी? तुम पागल हो। लिलित की आंखें अविश्वास से फैल गईं और वो बाई जेमिन को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अज्ञात जानवर हो।
ईमानदारी से कहूं तो बाई जैमिन ही एकमात्र अस्तित्व नहीं था जो कुछ हद तक रक्त में हेरफेर करने में सक्षम था। लिलिथ किसी ऐसे व्यक्ति को जानती थी जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था और जिसके पास एक समान प्राकृतिक कौशल था। हालांकि उस दूसरे अस्तित्व ने स्पष्ट रूप से कभी नहीं सोचा था कि जब वो अभी भी कमजोर था तो वो इस तरह के कौशल का इस्तेमाल खुद पर आत्मविनाशकारी तरीके से करेगा। कारण, अपने ही शरीर पर अपने ही कौशल का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक था, जब तक कि ऐसा कौशल किसी तरह का आशीर्वाद या लाभ न हो। हालांकि बाई जैमिन का रक्त हेरफेर कौशल एक ऐसा कौशल था जिसका उद्देश्य हमला करना था और इसका इस्तेमाल खुद पर नहीं किया जाना था। और भी कम तब जब उन्हें अपनी स्वयं की कुशलता पर भी प्रारंभिक महारत हासिल नहीं थी। हालांकि यह जोखिम भरा था, लेकिन बाई जैमिन की स्थिति पहले से ही खतरनाक थी। इसके अलावा इस दुनिया में अगर कोई शुरुआती चरणों में जोखिम नहीं उठाता है जब सब कुछ आसान था, तो वह बाद के चरणों में केवल मौत की उम्मीद कर सकता है। बाई जैमिन ने यह सब बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था और इसीलिए उसने जुआ खेलने का फैसला किया, और उसकी उच्च जादुई शक्ति के साथ उसका जुआ सही साबित हुआ। वो महसूस कर सकता था कि रक्त हेरफेर कौशल को सक्रिय करने के बाद उसकी हृदय गति बढ़ गई थी और उसके पूरे शरीर में रक्त सामान्य से दोगुनी गति से बहने लगा था। बाई जैमिन ने इसे इससे आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। उसकी पुतलियां फैल गईं, जिससे उसके आसपास की चीजों को देखने की समग्र क्षमता में सुधार हुआ। एड्रेनालाइन के तीव्र परिसंचरण के कारण रक्त शर्करा में वृद्धि हुई और बाई जैमिन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा है। ऐसा करना अत्यंत खतरनाक था और इससे लगातार मन की खपत होती थी, क्योंकि बाई जैमिन को अपने रक्त हेरफेर कौशल को लगातार सक्रिय रखना पड़ता था। हालांकि इस समय यदि लड़ाई यथाशीघ्र समाप्त हो जाती तो यह अच्छी बात होती। बाई जैमिन ने अपने पैरों के नीचे जमीन को रौंदा और पूरी रफ्तार से आगे की ओर दौड़ा, अनजान गलियारों के बीच से गुजरते हुए उस अजीब ज़ॉम्बी की तलाश में। उसकी तेज रफ्तार और तुलनात्मक रूप से छोटे गलियारों के कारण एक निश्चित दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार छोटी दूरी पर पलकें झपका रहा हो। freewebnovel.com चौथी मंजिल पर कोई हलचल नहीं थी, जबकि पहली 2 मंजिलें लाशों और खून से अटी पड़ी थीं। वहां ज़ॉम्बी या किसी दूसरे अजीब जीव का कोई निशान भी नहीं था। इसलिए बाई जैमिन ने सही अनुमान लगाया कि चौथी मंजिल पर मौजूद सभी ज़ॉम्बी शायद तीसरी मंजिल पर चले गए होंगे और वहां मौजूद ज़ॉम्बी से मिल गए होंगे। यही वजह है कि वहां इतने सारे ज़ॉम्बी थे। एक और अजीब बात यह थी कि अभी तक कोई भी दरवाजा नहीं तोड़ा गया था और कई खुले थे, लेकिन अधिकांश दरवाजे मजबूती से बंद थे। इसलिए संभावना अधिक थी कि अंदर अभी भी लोग जीवित हों, क्योंकि अगर वे ज़ॉम्बी थे तो वे निश्चित रूप से जीवित होंगे। संभवतः भोजन की तलाश में दुनिया के बदलने वाले पहले दिन ही उन्होंने दरवाजे को नष्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी होगी। बाई जैमिन ने अपने बैग से खून की कई बोतलें निकाली और अपनी नसों में दौड़ रहे एड्रेनालाइन के कारण जब उसने अपने आधे टूटे हुए हाथ से बोतलें खोली तो उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। फिर उसने खून को जमीन पर फैलाना शुरू कर दिया। बाई जैमिन हर गलियारे से गुजरते हुए जमीन पर खून की 2 लीटर की बोतल फैला देता था। अंततः 20 से अधिक बोतल रक्त पीने के बाद तथा आपात स्थिति के लिए केवल 10 बोतल रक्त बचाकर रखने के बाद तथा अपने रक्त हेरफेर को विकसित करने के लिए आवश्यक फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल रक्त को अलग रखने के बाद बाई जैमिन वहीं रुक गया और धैर्यपूर्वक वहीं प्रतीक्षा करने लगा। यद्यपि वो यह नहीं समझ पाया कि यह भयानक दबाव कहां से आ रहा है, परंतु वो ये समझ गया कि वो प्राणी तेजी से उसकी ओर आ रहा था। अचानक बाई जैमिन को लगा कि तेज हवा उसकी ओर बढ़ रही है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी तलवार से तिरछे वार करते हुए एक तरफ कूद गया। झनकार, 2 धातुओं के टकराने की ध्वनि पूरे गलियारे में गूंज उठी, जो लगभग पूरी चौथी मंजिल तक फैल गई, जो इस बात का प्रमाण था कि दोनों के बीच टकराव कितना शक्तिशाली था। oceanofpdf.com